क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। अपोकलिप्स में रीबर्थ लेकर कैसे खूंखार बनती है और बदला लेती है अपनी फैमिली से, देखिए मजा आएगा। दोस्तों, अगर आप भी कम कीमत में प्रीमियम साउंड वाले ब्लूटूथ TWS ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर देखें। इसमें मिलता है दमदार बास, शानदार कॉल क्वालिटी, लंबा बैटरी बैकअप और पूरे दिन आरामदायक फिट। चाहे म्यूजिक सुनना हो, गेम खेलना हो या कॉल्स करनी हो, ये हर काम में बढ़िया है। इसकी स्टाइलिश डिजाइन इसे और भी प्रीमियम बनाती है। अगर आप अपने बजट में एक शानदार ईयरबड्स लेना चाहते हैं तो नीचे और साइड में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ऑर्डर करें। लिन्यानियान मंत्रमुग्ध हो गए और बिना कुछ कहे काफी देर तक दूसरे व्यक्ति को देखते रहे। किंजिंग्यू ने भौहें चढ़ाई। उसे इस तरह देखकर वह थोड़ी परेशान हो गई। क्या ये इंसान बेवकूफी से डरा हुआ है? आप कौन है और आप दूसरों के काम में क्यों दखल दे रहे हैं? यहाँ की स्थिति का पता बाकी 3 लोगों को भी चला। लिन ये हैरान दिख रहा था, जबकि बाकी 2 बड़े आदमी हैरानी और गुस्से से किंजिंग्यू को देख रहे थे। इस समय उनके पास जंगल की देखभाल करने का समय नहीं था। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे, जिससे उनके दिल का डर साफ दिख रहा था। वे बस कुछ गलत कर रहे थे। उन्होंने दूर से 2 बच्चों को यहाँ अकेले देखा और लड़की सुंदर थी, इसलिए उनके मन में कुछ बुरे ख्याल आए। लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। वह औरत जो अचानक कहीं से आ गई इतनी बेरहम थी कि उसने बिना कुछ कहे तीसरे भाई का सिर काट दिया। वह इतनी बेरहम और क्रूर थी कि ये डरावना था। इस समय दोनों ने शांत होने का नाटक किया और किंजिंग्यू को देखा। वे भागना चाहते थे, लेकिन पाया कि उनके पैर कमजोर थे और वे बिल्कुल भी नहीं भाग सकते थे। किंजिंग्यू ने उन्हें अनदेखा किया और लिन्यानियान की ओर चल दिया। इस समय उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था और उसका शरीर उस व्यक्ति के खून से सना हुआ था जिसे उसने अभी अभी मारा था। लेकिन लिन्यानियान डरी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि लड़की ने उसे बचाया था, या शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि अगर दूसरी पार्टी उसे मारना चाहेगी तो वह बच नहीं पाएगी। अभी उस आदमी से बेइज्जत होकर मारे जाने से अच्छा है कि उन लोगों के बीच मर जाऊं जिन्होंने उसे बचाया। इस समय उसे बहुत शांति महसूस हुई। किंजिंग्यू दूसरे व्यक्ति के पास गई और देखा कि वह हैरान लग रहा था। वह मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। दूसरा व्यक्ति सच में डरा हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी। 17 या 18 साल की लड़की के लिए एक दिन में इतने सारे बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल होना आम बात है। आज जो हुआ वह दूसरे व्यक्ति के मन में एक अमिट छाप छोड़ देगा। शायद ऐसी चीजों का अनुभव करने की वजह से ही दूसरा इंसान बचने के बाद अपने पिछले जन्म का वही इंसान बन गया जो साजिश करने वाला, बेरहम था और दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करता था। वह चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। फिर उसने दूसरे व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया। उठो। लिन्यानियान ने अपनी ओर बढ़ाए गए हाथ को घूरा और बहुत देर तक उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया कि दूसरे व्यक्ति का क्या मतलब था। दूसरी पार्टी ने अपना हाथ नहीं हटाया था। उसने अपने सामने मुस्कुराती लड़की को देखा और सोचा कि कैसे उसने अभी अभी उस आदमी को चाकू से मार डाला जो उसकी बेइज्जती करना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर उस आदमी के हाथ पर रख दिया और फिर उसे लगा कि कोई जोरदार ताकत उसके शरीर को ऊपर खींच रही है, उसे बर्फ से दूर खींच रही है और अंधेरे से भी दूर खींच रही है। थैंक यू। लिन्यानियान ने धीमी आवाज में थैंक यू कहा। इस पल वह आखिरकार नॉर्मल हो गई। वह किंजिंग्यू की दिल से शुक्रगुजार थी। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। अभी अभी उसने मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन शायद इसलिए कि हवा और बर्फ बहुत तेज थी और कम्युनिटी में कोई भी उसे सुन नहीं पाया, या शायद कोई उन्हें बचाने को तैयार नहीं था। आसान शब्दों में कहे तो कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उन लोगों का ग्रुप भी जो आमतौर पर कम्युनिटी में मजा देखना पसंद करते थे, इस बार वहां नहीं दिखे। लिन्यानियान को उस समय पता था कि कोई भी उसे और उसके भाई को बचाने नहीं आएगा। जरा सोचिए, वे उसके घर में घुसकर लूट भी सकते थे, तो फिर वह ऐसे लोगों के ग्रुप से कैसे उम्मीद रख सकती थी? लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में कोई आएगा। वह एक लड़की थी जो उससे बस कुछ साल बड़ी थी। वह बहुत छोटी दिखती थी, लेकिन उसकी नजर में वह बहुत लंबी थी। मुझे धन्यवाद देने में जल्दी मत करो। अब ये चाकू लो और उन्हें मार डालो। किंजिंग्यू मुस्कुराए और अपने हाथ में पकड़ा चाकू लिन्यानियान को दे दिया। अभी उन्हें थोड़ी स्टिमुलेशन की जरूरत है और वह उन्हें ये देने में मदद करेगी। जब तक वे ये स्टेप पूरा कर लेंगे, भाई बहन का सच में पुनर्जन्म हो जाएगा। नहीं तो वह आज उन्हें एक बार बचा सकती थी, लेकिन दूसरी बार नहीं, और उसे उन टीममेट्स की जरूरत नहीं पड़ती जो उसे उन्हें बचाने के लिए कहते रहते थे। लिन्यानियान ने अनजाने में चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी आंखों में कुछ उलझन के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। उसके दिमाग में बार बार वो सीन घूम रहा था जब आज लोग उसके घर में घुसकर डाकुओं की तरह उसका सामान ले गए थे। उसकी माँ का बर्फ में खून से लथपथ पड़ा हुआ सीन और अभी उन लोगों का घिनौना सीन। दुनिया बदल गई है और उसे बड़ा होने की जरूरत है। ठीक है, मैं उन्हें मार डालूंगी। लिन्यानियान मुस्कुराए और अपना सिर उठाया, फिर चिल्लाई और उन दोनों की ओर दौड़ी। अगले ही पल वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा बर्फ में धंस गया। किंजिंग्यू ने बेबसी से अपना माथा रगड़ा। हा हा, ये बहुत मजेदार है। पहले तो दोनों आदमी डर गए, लेकिन इस पल वे जोर से हंस पड़े और उनके दिल का डर पूरी तरह गायब हो गया। पहले तो मैं लड़की की क्रूरता से डर गया था, लेकिन अब लगता है कि वे बस 2 छोटी बच्चियां हैं। डरने की क्या बात है? लड़की ने अभी अभी उसे चौंका दिया और तीसरे भाई को मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन वे तीसरे भाई नहीं है और तैयार नहीं होंगे। आह, तुम्हें मार डालेगा। लिन्या उनके पीछे से भागा, लिन्यानियान के पास गया। लिन्यानियान का बड़ा चाकू उठाया और उन दोनों आदमियों की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उसने उनकी जांघों के बीच काट दिया। 2 चीखें सुनाई दी और किंजिंग्यू ने देखा कि 2 आदमियों के पैर कट गए थे और उनके शरीर जमीन पर गिर गए थे। इस समय उनके चेहरे डर से भर गए थे और अब उनमें वह घमंड नहीं था जो अभी था। वे दया की भीख मांगना चाहते थे, लेकिन लिन्या इस समय पागलों की तरह था। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वे क्या कहते हैं। उसने अपना गुस्सा निकालते हुए उन पर एक एक करके चाकू से वार किया। लिन्यानियान खड़ी हो गई। उसने पहले किंजिंग्यू को अजीब तरह से देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह उस पर नहीं हंस रही है, तो उसने हिम्मत करके उन 2 आदमियों की तरफ दौड़ लगाई। उसके हाथ में चाकू नहीं था, इसलिए उसने कहीं से एक टहनी उठाई और उनकी आंखों में भोंक दी। आह, तेज चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। किंजिंग्यू पास ही खड़ी होकर देख रही थी। उसने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। उसने बस उन्हें देखा और उन्हें अपना गुस्सा निकालने दिया। ये बहुत ही खूनी सीन था, लेकिन वह शांत रही। ये देखकर कि ऊपर से कई आंखें उसे देख रही थी, किंजिंग्यू ने मुड़कर उन लोगों को देखकर मुस्कुराया जिन्होंने अपना सिर दिखाया। हालांकि वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया और खिड़की को फिर से जोर से बंद कर दिया।
उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई और बेपरवाही से पीछे देखा। इस समय दोनों आदमी मर चुके थे, उनके शरीर बर्फ पर पड़े थे, उनके खून से उनके आसपास की बर्फ लाल हो गई थी। भाई और बहन बर्फ में बेजान बैठे थे, खालीपन से इधर उधर देख रहे थे। एक दूसरे को देखकर वे सिर पकड़कर रोने लगे, बहुत दुख से रो रहे थे। किम जिंग उनकी ओर बढ़ी। अब उसके लिए इनाम पाने का समय आ गया था। क्या तुम लोग काफी रो चुके हो? अगर रो चुके हो तो खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ। उन दोनों के सामने खड़ी किम जिंग ने एक विलेन की तरह उनके शरीर पर अपने पैरों से कुछ बार थपथपाया, जिससे दोनों भाई बहनों की दुख भरी चीखें अचानक रुक गईं। उसने वह बड़ा चाकू उठाया जिसे दोनों आदमियों ने एक तरफ फेंक दिया था और उन दोनों आदमियों को डर से कांपते देखकर वह बेतहाशा हंसने लगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। भाई और बहन ने एक दूसरे को गले लगाया और लिन ये ने किम जिंग को ध्यान से देखा। ये सीन देखकर किम जिंग ने अपनी भौहें चढ़ा ली। इस सीन में वह विलेन जैसी लग रही थी। धन्यवाद। लिनिया ने खड़ी हुई और किम जिंग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसी समय उसने अपने भाई को बुलाया और उससे कहा कि वे सब मिलकर किम जिंग को धन्यवाद दें। वह जानती थी कि अगर ये बहन आकर उन्हें नहीं बचाती तो उनका अंजाम सोच से भी परे होता। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बेकार में नहीं बचाया, किम जिंग ने शांत स्वर में कहा और उन्हें साफ और सीधे देखा। लिनिया ने यह सुनकर हैरान रह गई। फिर वह मुस्कुराई और सोचा कि ये तो स्वाभाविक है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उनमें ऐसा क्या आकर्षक था। उसने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए? सच कहूं तो हमारे घर में इनाम के तौर पर अभी भी कुछ खाना है, लेकिन अभी अभी हमारे घर में चोरी हो गई, इसलिए ये कहते हुए उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरी पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। लिनिया का जिद्दी चेहरा भी शर्म से भर गया था। उसने अपना सिर नीचे किया, फिर थोड़ी देर बाद उठाया और किम जिंग से मजबूती से कहा, मैं भविष्य में तुम्हें जरूर पैसे चुकाऊंगा और तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करूंगा। दूसरे पक्ष ने उन्हें बचाया, उनकी बहन को उन लोगों से बेइज्जत होने से बचाया और उन्हें उन जानवरों को अपने हाथों से मारने का मौका दिया। ऐसा लगा जैसे उनका दूसरा पिता हो और उन्हें अपनी पूरी ताकत से उसका बदला चुकाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय लड़के का दिल बहुत दृढ़ था। किम जिंग ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। उसने उन दो जवान लेकिन जिद्दी लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मजबूत बनो वरना तुम अब मेरा कर्ज चुकाने के लायक भी नहीं रहोगे। दोनों ने खालीपन में सिर हिलाया, कुछ समझ रहे थे लेकिन फिर भी कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि दूसरी पार्टी चाहती है कि वे उनका पैसा वापस कर दें, लेकिन दूसरी पार्टी ने यह नहीं कहा कि उन्हें उनसे कुछ चाहिए। अचानक लिनिया को दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर वह संतुष्टि याद आई जो उसने अभी अभी वह वाक्य कहने के बाद देखी थी। इस समय उसे कुछ समझ में आया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पक्का इरादा नहीं था। ठीक है। लिनिया ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर किम जिंग की तरफ देखा। मुझे लगता है भविष्य में मैं और मेरा भाई तुम्हारा कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। दूसरे इंसान के बिना वह बहुत पहले ही मर गई होती और मौत से पहले बेइज्जती झेलती, इसलिए उनकी जिंदगी उसकी होनी चाहिए। उनके चेहरों पर गंभीर भाव देखकर किम जिंग को पता चल गया कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है और अब वह जो चाहती थी वह उनका इनाम नहीं था। वे अभी भी बहुत कमजोर हैं और उसके किसी काम के नहीं हैं। बेशक उसने उन्हें बेकार में नहीं बचाया। उसका मकसद शुरू से आखिर तक बहुत साफ था। वह चाहती थी कि वे उसकी मेहरबानी को याद रखें और याद रखें कि उनकी जिंदगी उसी की दी हुई है। किम जिंग के चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं थी। मुझे तुम्हारा वादा याद है, याद रखना किम जिंग, यह मेरा नाम है। किम जिंग। भाई बहन ने मन ही मन उस नाम को दोहराया और फिर उसे अपने मन में अच्छी तरह याद कर लिया। किम जिंग एक अच्छी इंसान थी और बिल्डिंग में लौट आई। थोड़ी देर बाद वह फावड़ा लेकर बाहर आई। दो लोगों को उसे कंफ्यूज देखकर वह मुस्कुराई और बोली, क्यों तुम्हारी माँ, तुम इसका ध्यान नहीं रखोगी? तब दोनों आदमियों को याद आया कि उन्होंने अपने हाथों से बर्फ की गुफा को थोड़ा सा ही खोदा था और फिर उनका सामना उन जानवरों से हुआ और इस समय उनकी माँ अभी भी एक तरफ लेटी हुई थी। दोनों आदमी जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि जो बर्फ की गुफा उन्होंने पहले खोदी थी वह फिर से भारी बर्फ से ढक गई थी। दोनों आदमियों के पास फिर से हाथों से खुदाई शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उनके हाथ सूज गए थे, फिर भी वे ऐसे खुदाई करते रहे जैसे उन्हें पता ही न हो। किम जिंग ने अपना माथा रगड़ा, फिर से बेबस महसूस किया। क्या इन दोनों लोगों को नहीं पता कि उसके हाथ में जो फावड़ा है उसका क्या इस्तेमाल होता है? जब वह उनसे पिछली जिंदगी में मिली थी तो वे अब की तुलना में बहुत ज्यादा मैच्योर थे। अब उनके अभी भी नासमझ रूप को देखते हुए किम जिंग को कभी कभी एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। उसने आंख भरी, पास गई, कुछ नहीं कहा और फावड़े से खुदाई करने में उनकी मदद की। आखिर तक एक अच्छे इंसान बने रहें और आखिर तक दूसरों की मदद करें। आपने पहले ही उनके दिलों में एक अच्छी छाप छोड़ी है, इसलिए आप उन्हें फिर से मदद कर सकते हैं। वैसे भी घर पर उसके पास करने को कुछ नहीं है। भाई और बहन ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन किम जिंग के प्रति उनका आभार और बढ़ गया। इस समय किम जिंग उनके दिलों में एक अच्छी इंसान बन गई है। वे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन वे भविष्य में उसका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। बेशक शर्त यह है कि वे जिंदा रह सकें और मजबूत बन सकें, नहीं तो जैसा कि देने वाले ने कहा, वे उसका एहसान चुकाने के लायक भी नहीं होंगे। इस समय दोनों भाई बहनों के दिल में कुछ बात घर कर गई। वे तीनों चुप थे। किम जिंग के शामिल होने से चीजें बहुत तेजी से हुई और वे कुछ ही समय में कई चीजें संभाल पाए। भाई बहन ने अपनी माँ को देखा जो धीरे धीरे बर्फ में दब गई थी। वे अब पहले की तरह दुखी होकर नहीं रोए, बल्कि चुपचाप आंसू बहाए। अब से वे केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। किम जिंग ने उन्हें किनारे से देखा, उसका दिल बहुत शांत था। जब वह अपने गोद लेने वाले माता पिता के घर पर थी तो उसे कभी कोई प्यार नहीं मिला, बल्कि उसे मारा पीटा गया और डांटा गया। माता पिता उसे खाने के लिए बस थोड़ा सा खाना देते थे, जैसे कि वह उसके लिए पहले से ही भीख हो और वह किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मेरे गोद लेने वाले माता पिता के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है। किम के माता पिता की बात करें तो वे शुरू में ठीक थे। हालांकि वे उससे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन्हें उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी किम न्यूयॉर्क शामिल होती वे अलग अलग इंसान बन जाते। इसके बाद उनके साथ इतनी सारी चीजें हुई कि उनकी सारी उम्मीदें और उनके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। इस जन्म में दोबारा जन्म लेने के बाद उसे ये सच पता चला कि वे उसे पहचानते हैं। अब उसके दिल में वे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अजनबियों से भी बदतर है। उसने कभी माँ और बेटी के बीच गहरे प्यार का अनुभव नहीं किया था और अपनी पिछली जिंदगी में उसने बहुत सारी लाशें देखी थी। लोग लगभग हर समय मरते रहते थे और सड़कें सड़ती और बदबूदार लाशों से अटी पड़ी थी। वह लंबे समय से इन चीजों के प्रति सुन्न हो गई थी और उसे लगता था कि ये आम बातें हैं और उस समय उसके मन में कोई भावना नहीं थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरे लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती थी। इसलिए वह बस चुपचाप उनके साथ खड़ी रही।
उसने बर्फ का एक टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठंडा स्पर्श उसकी उंगलियों से उसके दिल तक फैल गया तो उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। लिनये ने पलटकर यह नजारा देखा। उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह अपनी अंदर की भावनाओं पर हैरान होता, उसकी बहन उसे किन जिंगयू के पास खींच लाई और उन दोनों ने फिर से किन जिंगयू को दिल से धन्यवाद दिया। बहन जिंगयू, आज आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। हम दोनों भाई बहनों को आपकी पहले कही बातें जरूर याद रहेंगी। किन जिंगयू ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ अपने हाथ कोट में डाले। आदर से पेश मत आओ, ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम भविष्य में कैसा परफॉर्म करती हो। लिनयान ने अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराए। हम आपको निराश नहीं करेंगे। न केवल एहसान चुकाने के लिए बल्कि अपने भले के लिए भी दोनों भाई बहनों को बदलना और आगे बढ़ना होगा। आज जो हुआ वह इतना अचानक हुआ कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा। अब एक मदद करने वाले की मदद से दोनों भाई बहन जिंदा हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। कम्युनिटी में जो पड़ोसी पहले जाने पहचाने थे वे बहुत पहले बदल गए हैं, अजीब और डरावने हो गए हैं। आज वे मर्डर और रॉबरी जैसी चीजें कर सकते हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वे आगे क्या करेंगे। ये भारी बर्फबारी 1 महीने से हो रही है। बिजली चली गई है, इंटरनेट चला गया है और पानी भी चला गया है। हमें नहीं पता कि बाहर क्या हालात हैं, लेकिन इस बर्फबारी के दौरान सबकी सोच बदल गई है और अब हम सबके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें बदलना होगा। किन जिंगयू ने दूसरे व्यक्ति में बदलाव देखा और थोड़ा मुस्कुराए। उसने और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई वगैरह। इस समय लिनये, जिसने ज्यादा बात नहीं की थी, ने किन जिंगयू को बुलाया। किन जिंगयू ने मुड़कर उसे देखा, लेकिन देखा कि उसकी नजर उसके हाथ में बड़े चाकू पर थी। क्या तुम्हारे पास और हथियार हैं? अगर है तो क्या तुम मुझे अपने हाथ का चाकू दे सकते हो? ये सुनकर लिनयान घबरा गई और उसने अपने भाई को खींचने की कोशिश की। ये सिस्टर जिंगयू का हथियार था और उसके भाई की बातें बहुत बुरी थी। लेकिन लिनये ने लिनयान को नजरअंदाज किया, लेकिन 2 कदम आगे बढ़कर किन जिंगयू को देखा। मुझे बड़ा होना है, लेकिन इससे पहले कि मैं मजबूत बनूं, मुझे एक हथियार चाहिए जो मेरी और मेरी बहन की रक्षा कर सके। इसलिए अगर तुम्हारे पास दूसरे हथियार हैं तो क्या तुम मुझे चाकू दे सकते हो? मुझे इसकी जरूरत है। लिनये की आंखों में पक्का इरादा था। वह जानता था कि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा लालची थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब वह और उसकी बहन अकेले इससे निपटने के लिए बहुत कमजोर हैं। एक बार जब उन्हें टारगेट किया जाएगा तो उनमें विरोध करने की भी काबिलियत नहीं होगी। आज जो हुआ वह एक दर्दनाक सबक है, लेकिन अगर उसके पास हथियार होते तो बात अलग होती। कम से कम वह इतना कमजोर तो नहीं होता। और उसने अभी अभी वह बड़ा चाकू इस्तेमाल किया था, वह बहुत तेज था और उसके लिए बहुत सही था। तो उसने किन जिंगयू की ओर देखा। मुझे जीना है। ये देखकर कि अपने भाई को रोकना बेकार है, लिनयान केवल किन जिंगयू को देख सकती थी, यह नहीं जानते हुए कि क्या दूसरी पार्टी इस वजह से नाराज होगी। लेकिन किन जिंगयू उनकी सोच से ज्यादा शांत थी। वह गुस्से में नहीं थी और उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। एक पल के लिए वे दोनों समझ नहीं पाए कि किन जिंगयू क्या सोच रही है और वे दोनों थोड़े नर्वस थे। किन जिंगयू के मन में कई ख्याल आए। वह सच में कहना चाहती थी कि उसने जो कहा उसका उससे क्या लेना देना है। अगर वे मजबूत बनना चाहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर उन्हें हथियारों की जरूरत है तो उन्हें खुद ही ढूंढना चाहिए। वह पहले ही एक बार उनकी मदद कर चुकी थी, इसलिए दोबारा उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उसने ये सारी बातें दिल में ही निगल ली। वह अपने सामने खड़े जवान चेहरे को बहुत देर तक देखती रही, फिर धीरे से हंसी। ठीक है। भाई बहन को उम्मीद नहीं थी कि वह सच में मान जाएगी और वे इतनी आसानी से मान गए। वे हैरान थे लेकिन बहुत खुश भी थे। दोनों बात करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने किन जिंगयू को उनके सामने चाकू फेंकते देखा, फिर मुड़कर चले गए। जीते रहो तुम दोनों। हो सकता है कि भविष्य में जीना और भी मुश्किल हो जाए और उन्हें और भी ज्यादा जुल्म का सामना करना पड़े, लेकिन जब तक वे जिंदा हैं उम्मीद है। किन जिंगयू इस बार बहुत जल्दी चली गई। दोनों भाई बहन चुपचाप बहुत देर तक उसकी पीठ देखते रहे। चल दर, लिनयान ने कहा। लिनये ने जमीन पर पड़ा बड़ा चाकू उठाया और वे दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। अपनी मंजिल की सीढ़ियों पर वे फिर से अंकल ली से मिले। अंकल ली उनके हाथों में चाकू देखकर चौंक गए। उन्होंने अपनी नजर उनके चेहरों पर डाली और पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? कोई बात नहीं, लिनयान मुस्कुराए और सिर हिलाया। अंकल ली को थोड़ा अजीब लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, भविष्य में अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आना, और अगर मैं कर सका तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। बोलते हुए उसने इधर उधर देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए उसने अपनी आस्तीन में छिपी चीज निकाली और लिनयान को दे दी। इसे अच्छी तरह छिपाओ, किसी को पता मत चलना। लिनयान ने नीचे देखा तो चावल का आधा बैग और कुछ बिस्कुट दिखे। उसकी आंखें थोड़ी हिली। लिनये, जो पास खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था और मना करने ही वाला था, लेकिन लिनयान ने उससे पहले कहा, थैंक यू अंकल ली। फिर उसने सामान अपनी बाहों में रखा, उन दोनों को कुछ निर्देश दिए और ऊपर जाने के लिए मुड़ गया। बहन, उसने पहले मेरी मदद नहीं की, मैं उसका एहसान क्यों मानूं? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिनये ने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। लिनयान ने भरी, मुझे पता है कि आप अंकल ली को पहले माँ को बचाने में मदद न करने और उन लोगों के बुरे कामों को न रोकने के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन वह रुकी और बोली, वह खुद से कुछ नहीं बदल सकता और इससे उसे ही नुकसान होगा, इसलिए मैं अंकल ली को समझ सकती हूँ। इसके अलावा उस स्थिति में वह दूसरों के साथ शामिल न होकर पहले से ही उस पर सबसे बड़ी मेहरबानी कर रहा था। अब उसने हमें अपने घर का कुछ खाना दिया। मुझे लगता है कि उसे पता था कि हमारे घर में चोरी हुई है और उसे डर था कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर सच में हमारे घर में पहले चोरी हुई होती तो ये थोड़ा सा खाना कुछ समय के लिए हमारी जान बचा सकता था। तो हमें अंकल ली से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि आभारी होना चाहिए। लिनये चुप था और लिनयान ने उसे अनदेखा कर दिया और घर पर कुछ काम की चीज ढूंढने लगा। किन जिंगयू फुर्ती से चौथी मंजिल पर कॉरिडोर की खिड़की से कूद गई। कॉरिडोर बहुत शांत था, उसके कदमों के अलावा किसी ने कोई आवाज नहीं की। घर जाते हुए वह सीटी बजा रही थी। आज उसकी सेहत थोड़ी बेहतर हुई थी और वह बहुत अच्छे मूड में थी। घर लौटी किन जिंगयू को पता नहीं था कि जब वह ऊपर जाते हुए सीटी बजा रही थी तो कई परिवार घर पर ठिठुर रहे थे और बार बार देख रहे थे कि उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल किन जिंगयू उनके घर में चाकू लेकर आ जाएगा और उन्हें मार डालेगा। उनमें से एक परिवार ऐसा भी था जिसने पहले सिस्टर लिन के परिवार को लूटा था। उसने किन जिंगयू को बालकनी में भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते में देखा और उसे डर था कि दूसरा पक्ष आकर भाई बहनों का बदला लेने के लिए उनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। जब उसकी आवाज धीमी हुई तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। रात में जो लोग हालात की जांच करने नानफेंग स्क्वायर गए थे और जो लोग सफाई मांगने गए थे वे वापस आ गए, लेकिन उनके चेहरे बहुत बुरे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हालात बहुत खराब हैं।
कुछ लोग घायल भी हो गए और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था। कोई बाहर आकर हालचाल पूछने लगा और उन्होंने सच बता दिया। उसी समय उन्हें पता चला कि कम्युनिटी में क्या हुआ था और उनमें से कोई भी अब और बाहर रहने के मूड में नहीं था, इसलिए वे जल्दी से अपने घरों में वापस चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। यह पागलपन है। पड़ोसी बहुत मिलनसार थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करने की बात करता था। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक दोपहर को सब कुछ गड़बड़ हो गया। लोगों को सीधे मारना या लूटना बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर सोचें तो हाल ही में उनके इलाके में कई लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग तब मारे गए जब उनके घर भारी बर्फबारी में बह गए। ये एक कुदरती आफत थी और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कुदरती आफतों के अलावा हाल के दिनों में इंसानों की वजह से हुई मौतों के कई मामले सामने आए हैं और उनके इलाके में एक लाश की मौत बिना किसी वजह के हुई। पहले यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में हम कभी सोचने की हिम्मत नहीं करते थे। अब जब इतने सारे लोग मर चुके हैं तो कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा है। ये सच में पूरी तरह से गड़बड़ है। और अब कम्युनिटी में नीचे कई और लाशें हैं जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। जिन लाशों का किसी ने निपटारा कर दिया था वे ठीक थी, लेकिन जिन लाशों का निपटारा नहीं किया गया था वे अभी भी बर्फ में पड़ी थी और उनकी मौत इतनी बुरी थी कि उन्हें देखना सच में डरावना था। खुशकिस्मती से भारी बर्फबारी हो रही थी और कुछ ही देर में शव बर्फ में दब गया और कम तापमान के कारण लाश से बदबू नहीं आएगी, वरना बदबू का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कम्युनिटी में हर कोई खतरे में है और अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर परेशान है। लेकिन सिस्टलिन के घर की डकैती से कुछ लोगों को कुछ फायदा हुआ है। उनके विचार बदल रहे हैं। उन्हें जीने का एक नया तरीका महसूस हुआ है और वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इन सबका किन जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वह हर दिन कम्युनिटी में हो रहे बदलावों पर ध्यान देने में समय बिताएगी। बाकी समय वह या तो एक्सरसाइज करती है या टीवी सीरीज देखती है। ऐसे दिन जल्दी बीत गए और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। इस महीने में किन जिंदगी की ताकत न सिर्फ बहुत बड़ी बल्कि उसकी स्किल्स में भी काफी तरक्की हुई। लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल अपोनेंट नहीं था, इसलिए उसे खुद भी अपनी असली लड़ने की काबिलियत का अंदाजा नहीं था। कुछ बातें थी जो उसे परेशान करती थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, बॉक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैंडबैग पूरी तरह से बेकार हो गया। जहां तक फिटनेस इक्विपमेंट की बात है, वे अब उसके किसी काम के नहीं है और असल में उसकी एक्सरसाइज पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। अब वह अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पर निर्भर रह सकती है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा नहीं है। एक और बात जो उसे परेशान करती थी वह थी उसकी मेडिकल स्किल्स। हालांकि उसे थ्योरेटिकल नॉलेज की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन किसी ने उसे इसमें हाथ आजमाने का मौका नहीं दिया। उसकी मेडिकल स्किल्स कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई और वहीं अटक गई, जिससे वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। इसके अलावा बाकी सब ठीक था। उसका वजन भी कुछ पाउंड बढ़ गया था। उसका चेहरा गोल और गुलाबी लग रहा था और यह साफ था कि वह एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। कभी कभी जब किन जिंदगी खुद को आईने में देखती थी तो वह खुद को अपने पिछले जन्म के दुबले पतले और भूखे इंसान से जोड़ नहीं पाती थी। उसके पुनर्जन्म से पहले की तुलना में उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसका चेहरा और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। किन जिंदगी पिछले महीने से अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन कम्युनिटी के दूसरे लोग इतने लकी नहीं हैं। इस समय तक जिन परिवारों के पास ज्यादा खाना जमा नहीं था, उनके पास कई दिनों से खाना नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वे इतने दिनों तक कैसे गुजारा करते थे। और क्योंकि गैस खत्म हो गई थी, इसलिए कोई भी खाना नहीं बना सकता था और ज्यादातर समय हर कोई सिर्फ कच्चा चावल ही खा पाता था। पहले कोई ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब जब तक वे अपना पेट भर सकते हैं किसे परवाह है। कभी कभी जब किन जिंदगी खिड़की से बाहर देखती तो उसे ऐसे लोग दिखते जो इतने भूखे थे कि वे नीचे कम्युनिटी में खाने के लिए बर्फ खोद रहे थे। ऐसे हालात में लगभग सभी की सोच बदल गई है। सविश लिविंग रूम में किन जिंदगी एक बड़ा चाकू घुमा रही थी। चाकू से हवा निकल रही थी। वह बहुत ताकतवर लग रही थी। उसके सामने खून से सना हुआ एक कपड़ा था जिसे उसने हवा में उछाल दिया। उसी समय उसने चाकू को उस जगह की ओर घुमाया जहां उसने कब्र पर निशान लगाया था। तलवार का हर वार निशाने पर लगा और किन जिंदगी बहुत खुश था। उसने कभी ठीक से मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी और दुनिया खत्म होने से पहले उसने दूसरों से लड़कर ही सारी स्किल सीखी थी। उसने सबसे खतरनाक मूव्स की प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके पास कोई फिजिकल स्किल्स नहीं है और अब वह इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। चाकू के एक और वार से फूलदान कट गया और डाइनिंग टेबल पर रखा फूलदान बड़े करीने से 2 हिस्सों में टूट गया और लुढ़क कर जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया। उसने चाकू वापस निकाला और अपने माथे से पसीना पहुंचा, लेकिन अपनी आंख के कोने से उसने बिल्डिंग के उस पार वाले घर में लोगों को देखा जो उसे डर से देख रहे थे। किसी समय उसने जो खिड़की बंद की थी वह थोड़ी सी खुल गई और उसके सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला कोई व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा था और उसने उसे लिविंग रूम में चाकू लहराते हुए देखा। क्योंकि वे काफी दूर थे और खिड़की से नजारा ब्लॉक था, इसलिए वह आदमी साफ साफ नहीं देख पाया कि किन जिंदगी क्या कर रहा था। वह सिर्फ किन जिंदगी को तलवार लहराते हुए देख सका। आम हालात में घर में चाकू कौन लहराएगा? उस आदमी के मन में डर की एक झलक आई। उसकी नजर में सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली लड़की के चेहरे पर ठंडक थी और वह एक के बाद एक चाकू घुमा रही थी। वह कोई जुर्म नहीं कर सकती थी। वह आदमी डर गया। अगले ही पल उसने देखा कि लड़की उसकी तरफ देख रही है। वह चौंक गया और पर्दे बंद करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की नजरें पहले ही उसकी नजरों से मिल चुकी थी। छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि यह आदमी जुर्म कर रहा है। मुझे हैरानी है कि क्या वह मुझसे बदला लेगा। वह बहुत डर गया था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और किन जिंदगी को देखकर मुस्कुराया और उसके प्रति अपनी अच्छाई दिखाई। लेकिन वह मुस्कान बहुत बनावटी और भद्दी थी। किन जिंदगी ने दूसरे व्यक्ति की आंखों से छलकने वाले डर को देखा। बस एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने जरूर कुछ गलत समझा है। उसे मजाक करने का मन हुआ, इसलिए उसने दूसरे व्यक्ति पर ताना मारा और फिर चाकू से उसकी गर्दन पहुंचने का इशारा किया। वह आदमी इतना डर गया कि वह 2 कदम पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया और किन जिंदगी की नजरों से ओझल हो गया। ये देखकर वह खुशी से हंस पड़ी, खिड़की बंद की और लिविंग रूम में वापस चली गई। जिंदगी में कभी कभी मजा भी आता है। दूसरों को डराने से आपका मूड अच्छा हो सकता है। नहीं तो अगर मैं पूरे दिन घर पर रहूं तो भले ही मुझे ड्रामा, वैरायटी शो या फिल्में देखनी हो, मुझे कभी कभी चिढ़ होगी। जैसे अब गुस्सा निकालने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों की हालत ज्यादातर लोगों से बेहतर होती है, वे भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। ये सोचा जा सकता है कि ऐसे माहौल में दूसरे लोगों की साइकोलॉजी कैसे बिगड़ जाएगी। बाकी सब बातों के अलावा जहां तक उसे पता था, दुनिया के खत्म होने के 7वें साल में जो लोग उस समय तक जिंदा बचेंगे वे पहले से ही दिमागी तौर पर अजीब और कमोबेश बिगड़े हुए होंगे। यही बात उसके लिए भी लागू होती है। किन जिंदगी ने अपने लिए रेड वाइन का एक गिलास बनाया और आलस से सोफे पर बैठ गई और पागल सी लग रही थी। अच्छी वाइन है, लेकिन अफसोस है कि कोई नहीं जानता कि मैं अब कितनी खुश हूँ।
उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखें आधी बंद थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और मुझे नहीं पता कि वह थोड़ी नशे में थी या किसी और वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह अच्छे मूड में लग रहा है। उसने खाली लिविंग रूम को देखा। जिस लिविंग रूम को उसने अभी अभी गंदा किया था उसे उसने साफ कर दिया था और अब वह साफ सुथरा और बेदाग था। टेबल पर फल, रेड वाइन और कुछ खरबूजे के बीज थे और उसके पास रखे सेल फोन पर उसका पसंदीदा टीवी शो चल रहा था। आजकल कौन सोच सकता था कि ये दुनिया का अंत है। दुनिया के अंत से पहले भी ज्यादातर लोग उसकी तरह आराम से नहीं रह सकते थे, क्योंकि इस समय हर किसी को काम पर जाना है और पैसा कमाना है, इसलिए उनके पास जिंदगी का मजा लेने का समय नहीं है। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और बिना रोशनी वाला कमरा धीरे धीरे अंधेरे में मिल गया। पूरा कमरा इतना शांत था कि सेल फोन की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अचानक उसने आंख भरी और अपनी गलती पर थोड़ा अफसोस किया। उसे दुनिया खत्म होने से पहले अपने आसपास कोई जानवर न रखने का अफसोस था। इस तरह जब वह सच में बोर होगी तो उसके पास बात करने के लिए कोई जानवर होगा। अब यह बहुत बोरिंग हो गया है और मैं टीवी देखते देखते थक गया हूँ। उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा नाखुश है। अब उसकी जो स्टेबल जिंदगी थी वह उसकी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा खुश थी, जहाँ वह कभी भी मर सकती थी। अभी कुछ ही समय हुआ है और मैं पहले से ही बोर होने लगा हूँ। गिलास में रेड वाइन खत्म करने के बाद किंजिंग्यू ने गिलास को हिलाया, फिर उसका हाथ गीला हो गया और गिलास जमीन पर गिर गया, जिससे एक तीखी आवाज आई और वह टुकड़ों में बिखर गया। आवाज सुनकर वह खिलखिला उठी और उसका मूड अच्छा हो गया। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर उकड़ू बैठ गई और टूटा हुआ कप उठा लिया। बाहर अंधेरा होता देख वह धीरे से बोली, डिनर का टाइम हो गया है। आज मुझे क्या खाना चाहिए? जब से कम्युनिटी में सबके पास गैस खत्म हो गई तब से कम्युनिटी में किसी ने खाना नहीं बनाया। किंजिंग्यू परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दोबारा खाना नहीं बनाया। इस दौरान उसने बस जगह से खाना निकाला और खा लिया। एक विचार के साथ किंजिंग्यू अपनी जगह पर चली गई। अब जगह पहले से थोड़ी बड़ी थी और सब कुछ करीने से रखा हुआ था, जो ज्यादा आरामदायक लग रहा था। वह तैयार खाने के सेक्शन में गई, शेल्फ पर रखे तैयार खाने की लाइनों को देखा और ध्यान से चुनने लगी। मछली के स्वाद वाला कटा हुआ सुअर का मांस, ब्रेज प्रॉन्स, मसालेदार चिकन, पॉट रैप, पोर्क रिब्स, कॉर्न सूप। हाँ, आज रात के लिए ये सब डिश है। चलो कुछ सब्जियां खाते हैं। सब्जियां तो जरूरी हैं। आज हमें कौन सी हरी सब्जियां खानी चाहिए? किंजिंग्यू ने उन्हें एक एक करके उठाया। पिछले 2 दिनों के बर्तनों को दोहराने की कोशिश नहीं की। जब भी उसे कुछ खाने का मन करता वह उसे निकाल लेती। आखिरकार वह उस जगह पर आई जहाँ सब्जियां रखी थी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। स्टिर फ्राइड लेट्यूस, 4 मीट डिश, 1 सब्जी डिश और 1 सूप। चलो आज ये 6 डिश खाते हैं। अफसोस है कि मुझे अपनी कुकिंग स्किल्स की कमी खल रही है। किंजिंग्यू ने सिर हिलाया, चावल का एक और बर्तन लाया और फिर उस जगह से बाहर आ गई। उन्हें एक एक करके रखने के बाद उसने खाना शुरू किया और खाते समय वह सोच रही थी कि अगली बार वह कुछ हॉटपॉट खाएगी। बर्फीले दिन हॉटपॉट एकदम सही मैच है। कौन कहता है कि आपके साथ कोई होना जरूरी है? यह ऐसे ही बहुत अच्छा है। खाना खाते समय समुदाय में कई चीखें और दया की गुहारें सुनी गई, लेकिन किंजिंग्यू ने खाना बंद नहीं किया। आजकल कम्युनिटी में ऐसी चीखें अक्सर सुनाई दे रही हैं और वह लंबे समय से इनकी आदी हो चुकी है और अब उसे हैरानी नहीं होती। किंजिंग्यू जैसे बहुत से लोग हैं आजकल, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मजा देखने या दूसरे लोगों के काम में दखल देने नहीं आता। हर कोई सोचता है कि जब तक उनके साथ ऐसा नहीं होता तब तक सब ठीक है। ऐसा सोचने वालों में ज्यादातर वे लोग थे जिनके घर में अभी भी खाना जमा था। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उन्हें कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ा, और जिनके पास ज्यादा खाना जमा नहीं था उन्हें भी प्लान बनाने पड़े। सिर्फ वही लोग घर पर रहेंगे जिनके घर में अभी भी खाना जमा है और वे बाहर नहीं जाएंगे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि बाहर बहुत अफरा तफरी है और क्योंकि उन्हें ये पता था इसलिए उन्होंने दरवाजा और भी कसकर बंद कर दिया। वैसे भी उनके पास घर पर खाना था, इसलिए उन्हें बाहर जाकर रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये भी सोचा कि जब तक वे बाहर नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कम्युनिटी के हालात में पहले ही बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो लोग दिन भर घर पर रहते थे वे दूसरों की नजर में मोटी भेड़ बन चुके थे और शिकार बन चुके थे। उनमें से एक किंजिंग्यू भी था, लेकिन किंजिंग्यू की बिल्डिंग में पहले से ही बुरी रेपुटेशन थी। सब जानते थे कि वह मेंटली अनस्टेबल थी और बहुत अजीब तरीके से काम करती थी। ऐसा लगता था कि वह ऐसी नहीं थी जिससे लोग आसानी से पंगा ले सकें। पिछले 1 महीने से उसके घर से अक्सर अजीब आवाजें आती रहती हैं और कभी कभी आधी रात को हंसी की आवाज भी सुनाई देती है। बहुत से लोग उससे डरे हुए हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि उसमें कुछ अजीब है। इसलिए उनकी बिल्डिंग में कई लोग असल में किंजिंग्यू से थोड़ा डरते थे और कुछ समय के लिए किसी का भी उसका फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। किंजिंग्यू इस बात से थोड़ा निराश था। हाल ही में उसने बहुत समय से कुछ नहीं किया है और उसके हाथों में थोड़ी खुजली हो रही है। उसे उम्मीद है कि कुछ लोग कभी कभी आकर उसकी बोरियत दूर करने में मदद करेंगे। मुझे नहीं पता कि उसका आइडिया काम आया या नहीं, लेकिन इस समय जिस दरवाजे पर बहुत देर से दस्तक नहीं हुई थी उसे फिर से खटखटाया गया और आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दरवाजे पर 1 से ज्यादा लोग दस्तक दे रहे हों। किंजिंग्यू ने अभी अभी अपना डिनर खत्म किया था। अपने सामने रखी 6 खाली प्लेटों और एक बर्तन को देखकर उसने पेट भरकर खाना खाया, अपने पेट पर थपथपाया, उसे थोड़ा धोया, उन्हें जगह पर रखा और खड़ी हो गई। इस समय दरवाजे पर दस्तक अभी बंद नहीं हुई थी और उसकी आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बेसब्र हो रहा हो क्योंकि किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किंजिंग्यू ने 1 कप चाय डाली, सर्विलांस कैमरे से दरवाजे के बाहर से आ रही तस्वीरों को देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जब लोगों ने खाना मांगने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्योंकि उसने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया था इसलिए उन लोगों को पता था कि वह एक बेरहम इंसान है और बहुत समय से कोई भी उन्हें परेशान करने नहीं आया था। लेकिन अब कुछ समय बीतने के बाद ये तरीका अपग्रेड हो गया लगता है। खाना मांगने वाले लोग अब अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में आते हैं। इस समय उसके दरवाजे पर 6 लोग जमा हुए, 4 आदमी और 2 औरतें। उनमें से एक 60 या 70 साल की बूढ़ी औरत थी और बाकी जवान लोग थे। 3 आदमी दरवाजा खटखटा रहे थे, वे जोर जोर से पीट रहे थे और बूढ़ा आदमी रो रहा था, छोटी बच्ची प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, हम सब जानते हैं कि तुम घर पर हो, ऐसा मत दिखाओ कि तुम हमें सुन नहीं पा रही हो, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज हमें कुछ भीख दे दो, यहाँ कई जिंदगियां हैं, अगर आप हमें खाना नहीं देंगे तो हम आपके दरवाजे पर भूखे मर जाएंगे, तब आप एक कातिल होंगे जिसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, क्या आप यह बर्दाश्त कर सकते हैं? सामने वाला व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा था, जबकि पीछे वाले लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बेचारे और धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, वे कहते थे कि अगर वे भूख से मर गए तो ये किंजिंग्यू की गलती होगी।
किंजिंग्यू ने चाय का एक घूंट लिया, अपनी भौहें उठाई और मजाक में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति नैतिक रूप से मुझे किडनैप नहीं कर सकता, इसलिए लोगों के एक ग्रुप ने मुझे किडनैप करना शुरू कर दिया। लेकिन लगता है उन्होंने गलती की है। मुझे सबसे कम डर मॉरल किडनैपिंग का है। किंजिंग्यू मुस्कुराया, चाय पीते हुए बाहर शो का मजा ले रहा था। अगर वे घुटने टेकना चाहते हैं तो उन्हें और घुटने टेकने दो। वैसे भी उसे उन पर कोई तरस नहीं आता। ये व्यक्ति पर्याप्त जोर से नहीं चिल्लाया। अगर आपका एक्सप्रेशन ज्यादा साफ नहीं है तो ये थोड़ा नकली है, ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से काम करें। किंजिंग्यू ने कहीं से खरबूजे के बीजों का एक बैग निकाला और शो देखते हुए उन लोगों की एक्टिंग स्किल्स पर कमेंट किया। हाँ, शो को लाइव देखना मोबाइल फोन पर देखने से कहीं ज्यादा मजेदार है। क्या आप इस ड्रामा में कुछ रोमांच जोड़ना चाहते हैं? किंजिंग्यू ने ऐसा सोचा। उसने अपने मुंह में तरबूज के बीज का छिलका थूक दिया, खड़ी हुई और उनकी ओर बढ़ी। दरवाजा अचानक खुल गया। बाहर वाला आदमी जोर से खटखटा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा अचानक खुल जाएगा, इसलिए वह हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें कंफ्यूजन में खुली हुई थी। 2 सेकंड बाद उन्हें अचानक होश आया और उनमें से 6 घुटनों के बल गिर पड़े। जो अभी अभी गुस्से में थे, उनके चेहरे पर अब दया आ गई थी और वे बुरी तरह से बर्ताव करने लगे। रुको, किंजिंग्यू ने उन्हें रोकने के लिए कहा। सामने घुटनों के बल बैठे 2 आदमी रुक गए, लेकिन उनकी आंखें झपकती रहीं। उसने किंजिंग्यू की ओर देखा और पाया कि किंजिंग्यू की नजर उन पर नहीं थी, और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। अचानक वे उठ खड़े हुए। एक सीधे किंजिंग्यू के घर की ओर दौड़ा और दूसरे ने किंजिंग्यू को पकड़ने की कोशिश की। उसी समय वे चिल्लाए, जल्दी करो और उसे रोको, उसके घर पर बहुत सारा खाना होगा, जब तक हम थोड़ा ले लेंगे हमारे खाने के लिए काफी होगा। जब दूसरे लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। अभी तक तो वे दया के मारे किंजिंग्यू से रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन इस समय उनकी आंखें धीरे धीरे बदल गई थी। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ वाले चाहिए। धमाका। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, उन्होंने 2 आकृतियों को उनकी ओर उड़ते और उनके सामने गिरते देखा। नीचे देखने पर उसने पाया कि वे 2 लोग थे जिन्होंने अभी अभी किंजिंग्यू के घर में घुसने की कोशिश की थी। इससे पहले कि दोनों आदमी किंजिंग्यू के करीब पहुंच पाते, किंजिंग्यू ने उन्हें एक एक करके लात मारकर दूर कर दिया और वे उनके सामने गिर पड़े। जिन 4 लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था, वे चौंक गए, फिर बिना आवाज के घुटनों के बल बैठ गए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बुरे होंगे। छोटी बच्ची, हम उनसे अलग हैं। हम असल में सिर्फ खाना मान रहे हैं। हाँ, ये हमारा काम नहीं है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चारों लोगों ने जल्दी से उन 2 आदमियों से दूरी बना ली। मुझे खुशी है कि उन्होंने शुरू में कोई एक्शन नहीं लिया, वरना मैं अब बहुत बुरी हालत में होता। जमीन पर लेटे 2 लोगों के चेहरे पर भी डर था। इस समय उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उनके शरीर टूटने वाले थे। उन्हें बहुत पहले से पता था कि 8 मंजिल पर रहने वाली लड़की से डील करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले कुछ और नहीं सोचा था। वे बस उससे भीख मांगने के लिए एक साथ आना चाहते थे। उम्मीद थी कि इतने सारे लोगों के भीख मांगने की वजह से वह उन्हें कुछ खाना दे देगी और उन्होंने कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अभी अभी उन्होंने देखा कि दूसरी पार्टी तो बस एक छोटी लड़की थी और इस बार उसके पास चाकू नहीं था। यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए जब तक वे उसे पहले काबू कर लें तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। उन दोनों ने बाकी चारों से कहा, क्या तुम लोग मासूम बनने का नाटक नहीं करते? क्या हम सब नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो? 20 साल की एक औरत ने उन दोनों आदमियों पर थूका और गुस्से से कहा, साफ है तुम्हारे इरादे बुरे हैं। हम सिर्फ खाना मांगने के लिए राजी हुए थे। हम हुआ इंसान के गैंग जैसे नहीं है जो हर तरह की बुराई करते हैं। किसे पता था कि तुम आखिरी मिनट में ऐसा करोगे? हाँ, सही कहा। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह के लोग हो तो हमें तुम्हारे साथ एक ही ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। दोनों पक्षों में बहस होने लगी। ये देखकर कि किंजिंग्यू इतनी ताकतवर है, जो 4 लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे, अब उन्हें उसे उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि वह उनसे नाराज हो जाएगी, इसलिए वे दोनों लोगों को बुरी तरह डांट रहे थे। किंजिंग्यू दरवाजे से टिककर इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ होते हुए देख रहा था। ये लोग अभी एक ही ग्रुप में थे, लेकिन अब बस एक अचानक हुए बदलाव ने उन्हें एक बिखरे हुए ग्रुप में बदल दिया जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये सच में अजीब था। काफी तारीफ करने के बाद उसने धीरे से कहा, तुमने अभी कहा कि तुम भूख से मर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। झगड़ रहे दोनों लोग रुक गए और किंजिंग्यू को कंफ्यूजन से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किंजिंग्यू ने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ लोगों की मौत का डर था, इसलिए वह उन्हें कुछ खाना देना चाहती थी? ये सोचकर उन 2 आदमियों की आंखें चमक उठी जिन्होंने पहले एक्शन लिया था, और उन्होंने किंजिंग्यू को उम्मीद से देखा। उन्होंने पहले भी देखा था कि 8 मंजिल पर रहने वाली लड़की मुश्किल से 1 महीने से बाहर गई थी। उसके घर पर जरूर काफी खाना होगा, वरना वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। इसके अलावा दूसरी पार्टी उस समय अच्छी लग रही थी और वह पहली नजर में उनकी तरह नहीं दिख रही थी, जिससे उन्हें और भी यकीन हो गया कि उसके घर पर अभी भी खाना है। जब तक वह उन्हें कुछ देने को तैयार है, वे कुछ समय तक टिके रह सकते हैं। और तो और अगर वह इस बार उन्हें ये दे देती है तो वे अगली बार भी उसे ढूंढ सकते हैं। दोनों आदमियों को और भी ज्यादा अफसोस हुआ। अगर उन्हें पता होता कि किंजिंग्यू के मन में ऐसे विचार हैं तो वे अभी एक्शन क्यों लेते। ये देखकर कि वे चुप हैं, किंजिंग्यू ने इसे उनकी मौन सहमति समझा। वह मुस्कुराए और बोली, इतने सारे लोगों ने तुम्हें खाना नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे खाना न देने के लिए दोषी नहीं ठहराया। फिर भी तुमने कहा कि यह मेरी गलती थी कि तुम भूख से मर गए। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जिससे पंगा लेना आसान है? किंजिंग्यू मुस्कुरा रहा था, लेकिन किसी वजह से सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरे पक्ष ने जो कहा वह अच्छा नहीं लग रहा था। जो लोग पहले किंजिंग्यू के घर भागना चाहते थे, किंजिंग्यू को इस तरह देखकर उन्हें अचानक बिल्डिंग में फैली अफवाहें याद आ गई। सुना था कि यह इंसान इमोशनली अनस्टेबल है और बुरे काम करता है। अब उसे देखकर लग रहा है कि वह पागल हो रही है। अपने दिल में एक बुरी भावना के साथ वह चुपचाप पीछे हट गया और भागने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि तुमने कहा कि मैंने ही तुम सबको भूख से मारा है, तो यह बदनामी मुझे ही झेलनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों न मैं तुम्हें मार ही डालूं और काम खत्म कर दूं। इस तरह तुम्हें भूख से नहीं तड़पना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है? ये कहने के बाद किंजिंग्यू ने दरवाजे के पीछे से एक बड़ा चाकू निकाला और अपने पास खड़े एक आदमी पर वार किया। वह तेजी से बच गया, लेकिन फिर भी उसके हाथ में चाकू लगा और उसका एक हाथ टूट गया। बाकी लोग चीखे और तितर बितर हो गए। उनके चेहरे भयभीत थे, एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह चिल्लाता रहा, हत्या हत्या। वे घबरा कर नीचे भागे और कुछ लोग इतने घबरा गए कि वे एक सीढ़ी चूक गए और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। टूटे हाथ वाले आदमी को दर्द की परवाह नहीं थी और वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पीछे खड़े कम चलने फिरने वाले बूढ़े आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर गया।
कितने डरपोक लोग हो, तुम सिर्फ खाना चाहते हो, लेकिन तुम इतने डरपोक हो कि बुराई करने की हिम्मत करते हो। किम जिंग यूई ने एक चाकू से एक आदमी को मार डाला। वह आदमी आंखें फाड़े जमीन पर गिर गया। यह आदमी ही था जिसने उसके दरवाजे पर सबसे जोर से दस्तक दी थी और उन दो आदमियों में से एक था जिन्होंने उसे अपने वश में करने की कोशिश की थी। इस समय भी उसके चेहरे पर डर का भाव था और उसकी आंखों में गहरा अफसोस था। हाँ, मरने से पहले उसे इसका पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो उसे कभी किम जिंग यूई को नाराज नहीं करना चाहिए था। इस तरह वह मरेगा नहीं। असल में भले ही इन दिनों उसकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन घर पर उसके पास खाने की कमी नहीं थी। असल में उसके पास अभी भी घर पर बहुत सारा खाना जमा था। अगर वह इसे कम मात्रा में खाए तो यह उसके लिए कई महीनों तक खाने के लिए काफी होगा। लेकिन वह इस तरह जीना नहीं चाहता था। वह हर दिन एक दुखी जिंदगी जीता था। अगर उसके पास खाना होता भी तो वह उसे खुलकर खाने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बजाय उसे भविष्य के लिए प्लान बनाना पड़ता था। इसके अलावा चाहे वह कितना भी बचा ले, घर पर खाना हर दिन कम होता जा रहा था। बिल्डिंग के बाहर उन लोगों की हाल की हरकतों के बारे में सोचकर उसने सोचा कि वह बस वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता और सारा खाना खा सकता है। इसलिए उसने एक तरीका सोचा। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनमें से कई लोगों के दरवाजे पर जाकर खाना मांगने लगे। इस तरह वे हमेशा ऐसे लोगों से मिलते थे जिनसे उनकी कोई न कोई दुश्मनी होती थी। उस समय जब वे खाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं, अगर उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है तो वे बस खाने के लिए भीख मांगेंगे। अगर उन्हें अकेले लोग मिलते हैं तो वे उन्हें वश में करने का मौका ढूंढ लेंगे और फिर उन लोगों के घरों की चीजें उनकी हो जाएंगी। उसने मिठास का स्वाद चखा और सोचा कि तू एक मंजिल पर रहने वाली लड़की बहुत खाती होगी, इसलिए उसने उस पर नजर डाली। लेकिन उसने पहले कभी उसके साथ कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। किम जिंग यूई ने उसे लात मारकर दूर कर दिया, सीढ़ियों से नीचे भागते लोगों को देखा और उनका पीछा नहीं किया। जो दो लोग पहले सबसे जोर से चिल्ला रहे थे उनमें से एक को उसने मार डाला और दूसरे का हाथ टूट गया था और वह रेंग कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। बिल्डिंग में इतना शोर होने के बावजूद कोई भी बाहर देखने नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में सभी को इसकी आदत हो गई थी। कभी कभी चीखें सुनाई देती थी और सभी ने उन्हें इतनी बार सुना था कि अपनी चिंता करने के अलावा कोई भी कुछ कहने के लिए बाहर नहीं आता था। किम जिंग यूई ने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जिसे जमीन पर धकेल दिया गया था और जो नीचे रेंगना चाहता था और उसकी ओर चला गया। कदमों की आहट सुनकर वह आदमी मुड़ा और उसने किम जिंग यूई को अपनी ओर आते देखा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसका शरीर हिलता रहा और वह चिल्लाया, नहीं, यहाँ मत आओ। ये देखकर कि किम जिंग यूई उसे नजरअंदाज कर रहा था और उसके करीब आ रहा था, उसके दिल का डर और भी बढ़ गया। चाहे उसने पीछे हटने की कितनी भी कोशिश की, उसके और किम जिंग यूई के बीच की दूरी और भी कम होती जा रही थी। प्लीज मुझे मत मारो, आप जो भी कहेंगे मैं कर सकता हूँ, बस इस बार मुझे जाने दो। अब से मैं आपके लिए एक गुलाम की तरह काम करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें निराशा से भरी थी। मौत से पहले उसने ये बात मुश्किल से कही थी, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यह औरत बहुत बेरहम है, वह मेरे कुछ शब्दों की वजह से मुझे कैसे जाने दे सकती है। किम जिंग यूई दूसरे व्यक्ति के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसने तुरंत उससे बात नहीं की। उसने कुछ देर तक दूसरे व्यक्ति को देखा, फिर अपने हाथ में चाकू घुमाया। उस आदमी ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि वह मर चुका है। अब यही पल उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया और वह चिल्लाया। चीखें लगातार गूंजती रही पूरे कॉरिडोर में। बिल्डिंग में कई लोगों ने उन्हें सुना, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए बाहर नहीं आया। इससे कई लोग जो पहले से ही डरे हुए थे अपने घरों में और भी कांपने लगे। मुझे नहीं पता कि 8 मंजिल पर उस औरत ने ऐसा क्या किया कि लोग इस तरह चिल्लाने लगे। ये बहुत भयानक है। और अभी कोई चिल्ला रहा था कि किसी की हत्या कर दी गई है। क्या उसने सच में किसी को मार दिया? ये सोचकर जो लोग घर पर रह गए थे वे भी चुप हो गए। भले ही इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके दिल पर हमेशा एक साया मंडराता रहता था जिसे हटाया नहीं जा सकता था। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। किम जिंग यूई ने उस आदमी को घूरा जो आंखें बंद करके चिल्ला रहा था और नाराजगी से उसे धीमी आवाज में डांटा। अभी अभी तो मैंने सिर्फ सामने वाले के हाथ पैर की नसें काटी हैं, लेकिन उसकी जान नहीं ली। टूटे हाथ वाला आदमी साफ तौर पर अभी भी बहुत दर्द में था, लेकिन जब उसने किम जिंग यूई की बातें सुनी तो वह इतना डर गया कि वह तुरंत रुक गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिससे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं अभी मरा नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। अभी उसे लगा कि वह मर गया है और दूसरा पक्ष उसकी जान लेने वाला है, लेकिन अभी उसकी चेतना साफ है और वह अपने शरीर में दर्द महसूस कर सकता है, जिससे उसे साफ पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। फिर उसने किम जिंग यूई को कंफ्यूजन में देखा, ये सोचते हुए कि दूसरी पार्टी का क्या मतलब है। क्या वह उसे जाने देने का प्लान बना रहा था या उसे टॉर्चर करके मारने का प्लान बना रहा था? उसके होंठ कांप रहे थे। ब्यूटी, अगर हमारे बीच कुछ नाराजगी है भी तो वो इतनी गहरी नहीं है। मरने से पहले तुम मुझे टॉर्चर तो नहीं करोगी, है ना? किम जिंग यूई ने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें मेरा खाना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब और नहीं चाहिए। सुंदर महिला, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दें। अगर आप सच में नहीं कर सकती तो बस मुझे जल्दी से मौत दे दें। ये सुनकर उस आदमी ने डर के मारे अपना सिर हिलाया। इस समय वह दूसरे का खाना लेने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या उसे डर था कि वह बुरी तरह मर जाएगा? चिंता मत करो, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुम्हें हकला सकता हूँ। किम जिंग यूई ने दूसरी पार्टी की तरफ देखा और बेसब्री से कहा, लेकिन उस आदमी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि किम जिंग यूई मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन उसने उसे रोककर ये देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या वह उसका टेस्ट ले रही है। अब उसके लिए खाना सबसे जरूरी चीज नहीं रही। सबसे जरूरी चीज है दूसरी पार्टी से अपनी जान बचाना। तुमने अभी कहा कि जब तक मैं तुम्हें जाने दूं तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? किम जिंग यूई ने पूछा। इस बार उस आदमी ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वह बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो शब्द उसने दया की भीख मांगने के लिए कहे थे वे सच में काम करेंगे। किम जिंग यूई मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुम्हारी जान बच गई। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी टूटी बांह को फिर से जोड़ने में भी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठी। उसे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था कि दूसरी पार्टी ने न सिर्फ उसे जाने दिया बल्कि उसे अपना काम भी करने दिया। लेकिन असल में वह मरने वाला है और यह सब मौत से पहले उसकी कल्पना मात्र है। वह सच में खुद को चिकोटी काटकर देखना चाहता था कि क्या ये सब सच है, लेकिन उसका दूसरा हाथ इतना कमजोर था कि वह यह आसान काम भी नहीं कर पा रहा था। क्या तुम सीरियस हो? वह थोड़ा श्योर नहीं था। किम जिंग यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सच है, मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। वह आदमी खुश था और बोलने ही वाला था कि किम जिंग यूई ने उसे उठा लिया।
वह डर गया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे? तुम चुप रहो। अगर तुम शोर मचाते रहे तो मैं पक्का कर दूंगी कि तुम फिर कभी बोलो ही नहीं। उसकी तीखी आवाज सुनकर किम जिंग यू के कान दुखने लगे। उसने दुखी होकर ठंडे लहजे में डांटा। आदमी की आवाज अचानक बंद हो गई। बड़ा आदमी डरा हुआ लग रहा था और इस समय कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे सच में डर था कि अगर दूसरा पक्ष नाखुश हुआ तो वह हमेशा के लिए बात नहीं कर पाएगा। हमेशा के लिए बोल न पाने के कई तरीके हैं और चाहे कोई भी तरीका हो, यह अच्छा अंत नहीं है। किम जिंग यू ने दरवाजा लात मारकर खोला और उस व्यक्ति को कमरे में ले गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसे एक गर्म एहसास हुआ। आजकल सबके घर में बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा अच्छा नहीं। अब घर पर भी लोग गर्म रहने के लिए बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। धीरे धीरे उन्हें इस लाइफ स्टाइल की आदत हो जाती है और उनका शरीर धीरे धीरे ठंड के हिसाब से ढल जाता है। उसे हमेशा लगता था कि अब सब लोग एक ही हालत में हैं, लेकिन जैसे ही वह किम जिंग यू के घर में घुसा उसे चारों ओर से गर्मी महसूस हुई। उसने देखा कि दूसरे के घर में एयर कंडीशनर चालू था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई है। बिजली इतने लंबे समय से चली आ रही थी तो उसके घर में एयर कंडीशनर अभी भी चालू क्यों था? अगर इस समय उसके हाथ पैर इतने कमजोर नहीं थे और उसे किसी ने पकड़ा हुआ था और वह हिल नहीं पा रहा था तो वह सच में आसपास देखना चाहता था। किम जिंग यू ने दूसरे व्यक्ति के सदमे की परवाह नहीं की और उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में कुछ उपकरण थे और एक मानव मॉडल था जिसके पूरे शरीर में चांदी की सुइयां घुसी हुई थी। पूरा कमरा थोड़ा ठंडा लग रहा था। उसके बगल वाली मेज पर कई मेडिकल किताबें थी जो पढ़ी जा चुकी थी। आदमी हैरान था, क्या ये व्यक्ति पहले डॉक्टर रह चुका होगा? लेकिन कौन सा डॉक्टर उसके जितना क्रूर है? जैसे ही वह ये सोच रहा था उसे लगा कि उसे बेरहमी से जमीन पर फेंका जा रहा है। उसका शरीर जो पहले से ही टूटने वाला था इस समय और भी ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था। वह चीखना चाहता था लेकिन उसने ये सब सह लिया क्योंकि उसे याद था कि इस आदमी को झगड़ा पसंद नहीं था। आप सच में बहुत लकी हैं कि आपको मेरी मेडिकल स्किल्स की प्रोग्रेस देखने का मौका मिला। किम जिंग यू ने अपना सिर नीचे करके जमीन पर पड़े आदमी को देखा, फिर मुड़कर चली गई। इससे पहले कि वह आदमी समझ पाता कि किम जिंग यू का क्या मतलब है, उसने देखा कि किम जिंग यू जो अभी अभी गई थी हाथ में एक लंबी चेन लिए हुए वापस आ गई थी। उस आदमी का दिल जोर से धड़क उठा। इस समय उसे उस बिगड़े हुए आदमी का ख्याल आया। उसके मन में कई ख्याल आए और पहले वाला डर उसके दिल पर हमला करता रहा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक परवट हूँ और इससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। किम जिंग यू ने उसे घूरा, उसे कुर्सी पर खींच लिया, जंजीरों से बांध दिया और उसके हाथ पैर हथकड़ी लगा दी। क्या तुम नहीं हो? आदमी ने गला तो भोंक लिया लेकिन जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय वह सिर्फ देख सकता था कि दूसरी पार्टी उसके साथ यह सब कैसे कर रही है। वह लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और सिर्फ डर के मारे देख सकता था। किम जिंग यू ने अपने सामने सब कुछ देखा और खुशी से ताली बजाई। बहुत अच्छा, मेरे मेडिकल रूम में एक नया सदस्य जुड़ गया है। ये कमरा ठीक वही था जहां उसने अपनी मेडिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करने की तैयारी की थी, लेकिन उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसके पास अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ समय पहले मैं इससे परेशान था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह पहले इस व्यक्ति को मारने वाली थी लेकिन जब उसने दया की भीख मांगी तो उसे याद आया, अगर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है तो वह बस किसी एक को ले सकती है। क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा टारगेट नहीं है कि वह उसके पास जाए और सुसाइड कर ले? उसे ऐसे इंसान पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, न ही उसे गलतियां करने की चिंता करने की जरूरत है। वह उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एकदम सही इंसान है। उस आदमी ने किम जिंग यू की ओर देखा और उसके दिल में डर और बेचैनी और भी बढ़ गई। ब्यूटी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? क्यों न तुम मुझे वापस जाकर पहले साफ सफाई करने दो और फिर मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस मानूंगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। जब तक उसे भागने का मौका मिलेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। आप वापस नहीं जा रहे हैं, आप थोड़े समय के लिए यहाँ रह सकते हैं, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। किम जिंग यू ने दूसरे व्यक्ति को बेपरवाही से देखा। दूसरे व्यक्ति का डर और उलझन भरा चेहरा देखकर उसने प्यार से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मैं तुम्हारे खाने का भी ध्यान रखूंगी। जब उस आदमी ने रसोई की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर डर एक पल के लिए जम गया। इस स्थिति में अपने लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल है तो दूसरों के भोजन की गारंटी कौन दे सकता है? उनका पिछला अंदाजा सही निकला। 28 मंजिल पर जो आदमी था वह बहुत अमीर था। अगर वे उस समय उसे नीचे उतार पाते तो उन्हें अगले कुछ दिनों तक खाने पीने और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये दुख की बात थी कि वे फेल हो गए और अब वह दूसरी पार्टी के हाथों में था और उसकी जिंदगी और मौत भी उन्हीं के कंट्रोल में थी। जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो, उसने पूछा, क्या आप सच में खाना देते हैं? क्या ये हर दिन मिलता है? बेशक, आखिरकार तुम मेरे लिए उपयोगी हो और मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगा। उस आदमी को राहत मिली। उसने अपनी किस्मत मान ली और कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा और मेरे पास खाने को कुछ है, मैं वह सब करूंगा जो आप मुझसे करने को कहेंगे। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। उसे समझ आ गया, अगर दूसरी पार्टी उसे मारना चाहती थी तो इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे उसे मारना नहीं चाहते थे और उसे खाना देते थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था जो वह न कर सके। आखिरकार अगर वह जिंदा घर लौट भी आया तो भी उसे खाने का कोई न कोई तरीका तो खोजना ही होगा। उसका एक हाथ टूट गया है और हाथ पैर की टेंडन टूट गई है, वह घर पर भूख से मर जाएगा। दूसरे पक्ष का अचानक पक्का इरादा देखकर किम जिंग यू ने उसे बेरहमी से ताना मारा, भले ही तुम पछताना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बार उस आदमी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था, लेकिन इससे उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। किम जिंग यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला असहज महसूस कर रहा है या नहीं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ली जुएफेंग, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। किम जिंग यू ने सिर हिलाया, अभी भी उसका कटा हुआ हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए। अब मैं देखती हूँ कि इस हाथ को वापस जोड़ने में तुम्हारी मदद कैसे करूँ। चिंता मत करो, मैंने ये सीख लिया है। हालांकि मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन और प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने घूरा। दूसरी पार्टी उसे गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वह गुस्से में था लेकिन जल्द ही शांत हो गया। तो क्या उसके पास विरोध करने की गुंजाइश थी? इसके अलावा चूहों को चूहे ही रहने दो, उन्हें यहाँ गर्मी मिलती है और उनके पास खाने के लिए खाना भी है। इसके बारे में सोचना बुरा नहीं लगता। बाकी के लिए उन्होंने इसे अपने लिए मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट ही माना। इस तरह सोचने पर ऐसा लगता है कि उसने कुछ खोया नहीं है, बल्कि इससे उसे बहुत फायदा हुआ है। आदमी की आंखें चमक उठी। अचानक मुझे लगा कि यह वाकई अच्छी बात है। ऐसा लगा कि वह काफी लकी है, लेकिन यह विचार उसके मन में आने के कुछ समय बाद ही उसने इस तरह सोचना बंद कर दिया।
वह फिर से चिल्लाया। हालांकि वह जानता था कि किम जिंग यू दुखी है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। लगता है इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, उसने तो हाथ भी गलत पकड़ा। चुप रहो। किम जिंग यू ने दूसरे व्यक्ति की चीख को रोका, बगल से प्लास्टिक बैग का एक रोल लिया और सीधे दूसरे व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया। आखिरकार अब शांति हो गई थी और उसकी भौहें ढीली हो गई थी। जब तुम पहली बार शुरू करोगे तो गलतियां तो होंगी ही, बस कुछ और बार प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम्हारा क्या फायदा, उसने समझाया। लेकिन ये बातें शायद उस आदमी को अच्छी न लगे। असल में वह नहीं चाहता कि दूसरा पक्ष उसे समझाए, क्योंकि वह एक्सप्लेनेशन सुनकर डर गया था। दूसरे पक्ष का मतलब यह था कि अभी जो दर्द हो रहा है वह कुछ और बार आएगा। अब उसे शक था कि क्या वह इस घर से जिंदा बाहर निकल पाएगा, वह दर्द में मर जाएगा। जैसे ही वह ये सोच रहा था, किम जिंग यू फिर से हिल गया। लिजुए फिर दर्द से पूरे शरीर पर पसीना बहा रहा था। पहले वह चीख कर दर्द कम कर लेता था, लेकिन अब उसका मुंह बंद था और वह चीख भी नहीं सकता था। वह इसे सहने के लिए सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। यह सच में बहुत तकलीफदेह था। इस बार ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन जब लिजुए को होश नहीं था तभी उसने एक आवाज सुनी। उस समय ये शब्द उसके कानों में स्वर्गीय संगीत की तरह लग रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली। क्या ये टॉर्चर आखिरकार खत्म हो गया? हाँ, उसे शक था कि दूसरी पार्टी उसे जानबूझकर टॉर्चर कर रही है। हालांकि वह जानता था कि अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर भी बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी कर दे तो भी आम लोगों के लिए दर्द बर्दाश्त के बाहर होगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी को समझ न भी आए तो भी वह हाथ उल्टे करके बॉल लेने जैसी बेसिक गलती नहीं करेगा। बहुत अच्छा, हाथ एकदम सही तरीके से जुड़ गया, सब कुछ एकदम सही है। ये हाथ ठीक हो पाएगा या नहीं और नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं, ये रिकवरी पीरियड पर निर्भर करता है। आपको सावधान रहना होगा और इस हाथ को हाथ में लगाना होगा। जब लिजुए ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है और उसे प्यार से निर्देश दे रहा है। उसका दिमाग हिल गया और वह सोचने लगा कि क्या वह बहुत छोटी सोच का है और उसे गलत समझ रहा है। वह बहुत नर्म दिल थी, शायद इसलिए कि उन्हें कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने गलतियां की। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिमाग में उस आदमी का पहले वाला खतरनाक रूप आ गया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर उस विचार को निकाल दिया। वह ऐसा सोचने वाला जरूर पागल होगा। लिजुए ने जल्दी से अपने हाथ को देखा तो पाया कि वह अब उसके हाथ से ठीक से जुड़ा हुआ था। वह अपने शरीर और हाथ के बीच हल्का सा कनेक्शन भी महसूस कर सकता था। उसके हाथों ने सच में उसे पकड़ लिया। लिजुए बहुत खुश हुए और किम जिंग यू की ओर मुड़कर आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। इस बार वह सच में शुक्रगुजार था। अगर हो सके तो कोई भी एक हाथ वाला नहीं रहना चाहेगा। अब जब उसका हाथ वापस जुड़ सकता है तो वह खुश कैसे न हो। इस समय मैंने पहले जो भी तकलीफ झेली थी वह सब बेकार लग रही थी। आपका स्वागत है। किम जिंग यू 2 बार हंसा, मुड़ा और दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। पहले वह जानबूझकर ऐसा करती थी। वजह ये थी कि शुरू में वह दूसरे इंसान को टॉर्चर करने के लिए ऐसा करती थी और बाद में प्रैक्टिस के लिए। ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे, इसलिए उसे अपनी स्किल्स की और प्रैक्टिस करनी पड़ी और बेस्ट बनने की कोशिश करनी पड़ी। जहां तक इस बात का सवाल है कि दूसरे पक्ष को चोट लगी है या नहीं, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जो आदमी उसका फायदा उठाना चाहता है उसे दर्द हो या ना हो। इसके अलावा अगर उसे कोई दर्द नहीं होता तो मौत भी ठीक होती। किम जिंग यू पर कोई मानसिक बोझ नहीं था। उसने अपना सर्जिकल गाउन बदला और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह साफ कपड़ों में बाहर आई। उसने समय देखा तो पाया कि सुबह के 2 बज चुके थे और वह चिढ़ गई। मैं अभी इतना फोकस था कि 5-6 घंटे बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। लगता है मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा और मुझे देर तक सोना पड़ेगा। ये सोचकर उसने और समय बर्बाद नहीं किया, अपने बेडरूम में वापस चली गई और बिस्तर पर चली गई। किम जिंग यू आराम से सो गई क्योंकि उसने एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि नीचे और दूसरी मंजिल पर रहने वाले कई लोग उसके कमरे से आने वाले शोर की वजह से पूरी रात परेशान थे। अगले दिन किम जिंग यू लगभग दोपहर में उठी। उठने के बाद वह सबसे पहले उस जगह में गई और पकी हुई फसल की कटाई की। उसने लंच में खाने के लिए जो खाना था वह चुन लिया और फिर वहां से चला गया। मेडिकल रूम में लिजुए एक कुर्सी पर कमजोर हालत में बैठा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े काले घेरे थे। उसके मुंह के कोने पर लगी प्लास्टिक की थैली को किम जिंग यू ने कल रात हटा दिया था, जिससे उसके मुंह पर 2 बड़े दांतों के निशान दिखे। कल उसने खुद को यही काट लिया क्योंकि वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कल उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह बिल्कुल सो नहीं पाया। उसे पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी और उसे भूख भी लग रही थी, जिससे वह पूरे शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा था। समय समय पर वह कमरे के दरवाजे की ओर देखता और पहली बार वह किम जिंग यू के आने का इंतजार कर रहा था। वह बहुत भूखा था, लेकिन उसके घर पर अभी भी कुछ खाना था जो उसने इन दिनों इकट्ठा किया था, इसलिए कम से कम जब उसे भूख लगी तो वह कुछ रोटी खा सकता था। लेकिन अब मेरा बहुत खून बह गया है और कल से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। मुझे भूख, प्यास और दर्द हो रहा है। हर पल बहुत दर्दनाक है। उसने सुबह सुबह अनगिनत बार दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वह कभी नहीं खुला। वह सोच रहा था कि क्या किम जिंग यू भूल गई है या फिर उसका उसके जीवन या मृत्यु की परवाह करने का कोई इरादा नहीं है। कभी कभी मैं सच में चाहता हूँ कि मैं दर्द से बेहोश हो जाऊं ताकि मैं दिन को थोड़ा और लंबा काट सकूं। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना हिम्मत वाला हो सकता है। ऐसा लगता था कि भगवान भी नहीं चाहते थे कि वह मरे। शायद भविष्य में उसकी किस्मत अच्छी हो, जब तक उसे भागने का मौका दिया जाता है। अगर भविष्य में किम जिंग यू उसके हाथ लग जाती है तो वह उसे कभी नहीं जाने देगा और उसने उस पर जो अत्याचार किया है उसे दोगुना कर देगा। दरार दरवाजा खुला और लिजुए ने तुरंत हैरानी से देखा। किम जिंग यू को देखकर उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आई। ब्यूटी, क्या तुम मेरे लिए खाना लाने आई हो? तुम सच में ईमानदार हो। उसने शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और उसका चेहरा लगभग मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका बदसूरत चेहरा सच में बहुत बदसूरत था। इस समय लिजुए ने पहले ही देख लिया था कि किम जिंग यू अपने हाथ में क्या पकड़े हुए है और फिर उसने निगल लिया। किम जिंग यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ दूसरे व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति एक लचीला व्यक्ति था। अगर उसने उसे उकसाया नहीं होता तो शायद वह अच्छा कर रहा होता। उसने उसके सामने एक स्टीम बन और एक गिलास पानी रखा। इसे खाओ। ये रकम उसके लिए ज्यादा नहीं थी और आम हालात में ये एक बड़े आदमी के खाने के लिए काफी नहीं थी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बाहर के कई लोगों के लिए स्टीम बन खाना एक लग्जरी है और कई लोगों के लिए एक स्टीम बन को कई दिनों तक खाया जा सकता है। अगर यह सबसे बुरी चीज नहीं होती जो उसने जमा की थी तो किम जिंग यू ने इसे दूसरी पार्टी को नहीं दिया होता। लिजुए की आंखें चमक उठी और वह मन ही मन खुश हो गया। दूसरी पार्टी ने उसे स्टीम बन देकर काफी दिल खोलकर मदद की। उसने उसे अपने हाथ में लिया, आधा तोड़ा और अपनी बाहों में रख लिया, फिर दूसरा आधा मुंह में डालकर धीरे धीरे चखा। किम जिंग यू की आंखें हल्की सी चमकी और फिर वह मुड़ी और बाहर चली गई।
उसका लंच अभी भी लिविंग रूम में रखा था। ली जुएफेंग ने अनजाने में उसकी तरफ देखा, फिर रुक गया। वह देख नहीं पाया कि उस पर क्या था, लेकिन वह कई प्लेटें देख सकता था। उसने बहुत खाया। मेरे हाथ में भाप में पका हुआ बन अचानक अपनी खुशबू खो बैठा और फट से बनता सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ही जमीन पर गिर गया। उसने अविश्वास से किम जिंग की ओर देखा। यह इंसान बहुत फिजूल खर्च है। भले ही उसके पास बहुत सारा खाना जमा हो, फिर भी वह इस तरह खाना नहीं खा सकती। ली जुएफेंग ने कुछ देर तक देखा, फिर अचानक जोर से हाथापाई की, कुर्सी से बंधे अपने शरीर को आगे फेंका और चिल्लाया, मुझे यह मंजूर नहीं है, मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं भी तुम्हारा खाना खाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ स्टीम बन ही क्यों खाऊं। यहाँ के हंगामे ने जल्दी किम जिंग को अपनी ओर खींचा। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और तेजी से आगे बढ़ी। तुम किस बात का हंगामा कर रहे हो? क्या तुमने जीना छोड़ दिया है? बोलते बोलते उसने उस कुर्सी पर लात मारी जिस पर ली जुएफेंग बैठा था, और वह और कुर्सी दोनों बहुत पीछे की ओर चले गए, जब तक कि वे पीछे किसी चीज से टकराकर रुक नहीं गए। हालांकि लात ली जुएफेंग को नहीं लगी, लेकिन शॉकवेव से उसका दिल सुन्न हो गया और उसके कानों में अभी भी भिनभिनाने की आवाज आ रही है। किम जिंग दूसरे व्यक्ति के पास गई, अपने पास रखी छड़ी ली और उसके कंधे पर रखकर उसे धीरे से कुछ बार मारा, लेकिन यह बहुत डरावना था। तुमने क्या कहा? तुम्हें किस बात पर यकीन नहीं है? मैंने अभी तुम्हें ठीक से नहीं सुना, इसे फिर से कहो। शुरू से ही उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया। ली जुएफेंग का दिमाग, जो जलन से परेशान था, अब नॉर्मल हो गया था। उसने ध्यान से अपने पास रखी छड़ी पर नजर डाली। उसे लगा कि अगर उसने कोई गलत शब्द कहा तो छड़ी शायद उसके सिर पर लगेगी। तो उसने अपनी लार नीली और ध्यान से खुशामद करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं सुंदर महिला, मुझे बस लगता है कि आप बहुत स्वादिष्ट खा रही हैं। क्या आप मुझे कुछ निवाले दे सकती हैं? अब वह सही या गलत के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे पहले जिंदा रहना था। ओह, मुझे याद है, आपने अभी ऐसा नहीं कहा था। किम जिंग ने अपनी भुएं उठाई और अगले ही पल एक छड़ी नीचे आ गिरी। ली जुएफेंग ने अपना शरीर सिकोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दांत भींचे और बिना आवाज किए उसे सह लिया। मुझे दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई कि दूसरे आदमी ने मेरे सिर पर नहीं मारा और मैं अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने आंखें खोली और देखा कि किम जिंग उसे बेरुखी से देख रहा है। अपनी अभी की पहचान मत भूलना। अच्छे से कहूं तो तुम मेरी मेडिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करने में मेरी मदद कर रहे हो। साफ साफ कहूं तो तुम बस मेरे कमांड में एक कैदी हो। तुम्हें कुछ खाने को देना ही काफी है, और तो और मैं तुम्हें असली खाना देता हूँ। अगर तुमने इसे बुरा समझने की हिम्मत की तो तुम्हें इसे और नहीं खाना पड़ेगा। क्या मजाक है? क्या उसे वही खाना उस आदमी को खिलाना होगा जो उससे डील करना चाहता था लेकिन फेल हो गया? वह क्या सोच रही है? क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? ली जुएफेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, सुंदरी बहुत उदार है। मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसे पछतावा क्यों नहीं होता? वह स्टीम बंस खाकर बहुत खुश था और उसे लगा कि किम जिंग बहुत दिलदार है। लेकिन जब उसने अभी तुलना की तो उसके दिल में जो उतार चढ़ाव आया, उससे वह पागल हो गया और कुछ देर के लिए अपनी भावनाओं को भूल गया। अब उसके पैर में जो तेज दर्द है वह उसकी गलती का नतीजा है। उसके पैरों में इतना दर्द था कि उसे होश ही नहीं रहा। उसने बस एक फटने की आवाज सुनी और उसे अंदाजा हुआ कि उसकी पिंडली की हड्डी टूट गई है। हालांकि इस समय उसकी शिकायत करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। किम जिंग ने दूसरे व्यक्ति का चेहरा दर्द से पीला पड़ते देखा और कहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्टीम बंस टेस्टी नहीं है तो आज बचे हुए बंस मत खाओ। जब तक तुम्हारा दिमाग नॉर्मल न हो जाए तब तक रुको, फिर इन्हें खाओ। बोलते बोलते उसने दूसरे आदमी की बाहों में छिपा हुआ आधा पका हुआ बन निकाला और कहा, मैं आज तुम्हारे हाथ और पैर के टेंडन को फिर से जोड़ने में मदद करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैर की हड्डियां टूट गई हैं। चलो आज दोपहर पहले इस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। अच्छा परफॉर्म करो। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो बन तुम्हारा ही रहेगा, नहीं तो तुम कल तक इंतजार कर सकते हो। ये सब बताने के बाद किम जिंग मुड़ी और बाहर चली गई। इस बार जाते समय उसने मेडिकल रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ली जुएफेंग ने आखिरकार कुछ दर्द भरी कराहें निकाली। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बिना किसी वजह के पागल क्यों हो गया। अब मेरा पैर टूट गया था और मेरे सारे स्टीम बंस भी खो गए थे। अगर उसे ये बात पहले पता होती तो उसके लिए खुश रहना बेहतर होता। ली जुएफेंग ने दर्द की वजह से अनजाने में अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी खुली आंखों में दर्द से होने वाली तकलीफ और पछतावे से होने वाली झुंझलाहट दिख रही थी। अच्छी बात यह है कि मैं अभी भी दूसरे के काम आ रहा हूँ। जब तक वो बाद में बेहतर बर्ताव करता है, मेरे पास अभी भी वो आधा पका हुआ बन वापस पाने का मौका है। पता नहीं कितने समय बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने धीरे से जमीन पर गिरा हुआ भाप से पका हुआ बन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। दिनों के बाद किम जिंग मेडिकल रूम में नहीं गई। इसके बजाय वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और शहर का नजारा देखने के लिए टेलीस्कोप लिया। हालांकि सब कुछ सफेद था और देखने के लिए कुछ भी नहीं था। किम जिंग भी हर दिन घर पर रहने के उदास मूड को दूर करने के लिए एक नजर डालना चाहती थी। उसने देखा कि उसके सामने वाले फ्लोर पर घर के पर्दे हमेशा कसकर लगे रहते थे और कभी नहीं खुलते थे। किम जिंग ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराए। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बाहर निकली और छत पर चली गई। आज से उसने बर्फीले मौसम के हिसाब से ढलने के लिए हर दिन थोड़ी देर बर्फ में रहने का प्लान बनाया। वह हर समय घर पर नहीं रह सकती थी, उसे बाहर जाना पड़ता था और बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। उसे लगा कि उसे अपने शरीर को धीरे धीरे इस तापमान के हिसाब से ढलने देना चाहिए, जो उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए एक और तरीका था। लोगों में खुद को ढालने और जिंदा रहने की बहुत मजबूत क्षमता होती है। वह अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसी ही थी। पहले तो वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन शुरुआत के मुश्किल दौर से गुजरने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे बर्फीले मौसम के हिसाब से ढल गया। हालांकि अभी भी बहुत ठंड थी और दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं उस तरह की ठंड में जिंदा रह सका और बाहर निकलने पर ठंड से नहीं मरा। हालांकि उसे अब बाहर का टेम्परेचर पता था और अगर सब लोग सह सके तो बाहर जा सकते थे, लेकिन उसे पता था कि अभी सबसे ज्यादा ठंड नहीं हुई है। इसलिए उसे जल्दी तैयारी करनी पड़ी और अपने शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट होने देना पड़ा। वह हर समय ग्रीन हाउस में नहीं रह सकती थी। हालांकि यह आरामदायक था, लेकिन उसकी एडजस्ट करने की क्षमता दूसरों से खराब होती। अगर हालात इजाजत देते तो वह खुद को आरामदायक बना लेती। वह जानबूझकर खुद को तकलीफ नहीं देती। आखिर उसने सिर्फ मजे करने के लिए इतनी सारी चीजें जमा की थी। हालांकि वह अपने आरामदायक माहौल से बाहर होने पर खुद को कमजोर नहीं होने देगी, सिर्फ इसलिए कि उसे आराम पसंद है। वह नॉर्मल समय में जिंदगी का मजा लेना चाहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मुश्किलों को भी सहना चाहती है। किम जिंग ने सोचा और छत का दरवाजा खोल दिया। छत पर बर्फ पहले से ही बहुत ज्यादा थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मोटी बर्फ उसके चेहरे पर लगी। उसने बाड़ पकड़ी और सीढ़ियों के बाहर छिप गई। अच्छी बात यह थी कि छत पर बर्फ पहले से ही बहुत जमी हुई थी और ज्यादा बर्फ नहीं गिर रही थी, इसलिए थोड़ी देर बाद बर्फ गिरना बंद हो गया।
वह पलटी और फिर से सीढ़ियों पर खड़ी हो गई, छत पर कदम रखते हुए, और कड़कड़ाती ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। छत पर मोटी बर्फ जम गई है, लेकिन छत अभी तक टूटी नहीं है। इस कम्युनिटी की बिल्डिंग सच में बहुत अच्छी है। किम जिंग ने आह भरी, थोड़ी देर छत पर हवा का मजा लिया और शहर को देखते हुए ऊंची छत पर खड़ी हो गई। हालांकि कभी चहल पहल वाला हाई सिटी अब बर्फ और बर्फ के एक शांत शहर में बदल गया है, लेकिन एक नजर में अलग अलग बर्फीले नजारे भी चौंकाने वाले हैं। ठंडी हवा उसके शरीर पर चली और किम जिंग का चेहरा एक पल में लाल हो गया। इस बार वह ठंड सहने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए कपड़ों के अलावा उसने अपने शरीर पर कोई हॉट पैक नहीं लगाया था, और उसके कपड़े अभी भी काफी पतले थे, इसलिए अभी भी इतनी ठंड थी कि लोग कांपने लगे। उसने ठंड से बचने की पूरी कोशिश की और ठंड से बचने के लिए सीधे खड़ी हो गई। उसने पहले ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और वह ठंड को ज्यादा झेल नहीं पाती थी। आजकल ट्रेनिंग की वजह से उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है और बर्फबारी लगभग 2 महीने से चल रही है। हालांकि उसने इसके हिसाब से ढलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आसपास के माहौल की वजह से उसके शरीर के काम करने के तरीके धीरे धीरे बदल गए हैं। हालांकि इसका असर बहुत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं। इसलिए उसने आज ऐसा करने की हिम्मत की ताकि अगर वह इसे और बर्दाश्त न कर सके तो वह तुरंत घर जा सके। ठंडी हवा और भारी बर्फबारी में किम जिंग लकड़ी का एक बोर्ड अपने नीचे रखकर पालथी मारकर बैठी थी। उसका चेहरा लाल था और उसके शरीर पर बहुत सारी बर्फ गिरी हुई थी। उसके बाल लगभग सफेद हो रहे थे और उसकी लंबी पलकें जमी हुई लग रही थी। उसका शरीर जो पहले ठंड से कांप रहा था अब स्थिर हो गया। हालांकि वह शांत दिख रही थी, लेकिन असल में वह दिल से पागल हो रही थी। मैं पागल हो गया हूँ जो इस तरह से परेशान हूँ। अरे बहुत ठंड है, मैं कसम खाता हूँ एक बार जब मेरी बॉडी शेप में आ जाएगी तो मैं ऐसा कोई बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगा। हालांकि वह मन ही मन कोसती रही, लेकिन किम जिंग का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह और ज्यादा स्थिर होकर बैठी रही। उसे पता भी नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी और तेज होती गई। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी पिंडियों में गहराई तक चली गई। कई घंटों तक बैठे रहने के बाद किम जिंग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने घर जाकर गर्म पानी से नहाने का भी प्लान बना लिया था, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसके स्पेस को एहसास हो गया था कि उसका शरीर डैमेज हो रहा है और वह धीरे धीरे उसके टेंडन और वेन्स को स्टेबल कर रहा था। ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। किम जिंग इस बात से इतनी हैरान हुई कि वह तुरंत वापस बैठ गई। इस प्रोसेस को दोहराने के बाद किम जिंग को न सिर्फ ठंड नहीं लगी, बल्कि उसे लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। ये बढ़ी हुई ताकत का एहसास नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अंदर से मजबूत हो रहा है और ठंड का असर उसके शरीर पर कम होता जा रहा है। हाँ, किम जिंग जोर से हंसी। उसके अंदर का उत्साह शब्दों से परे था। हालांकि उसे बहुत पहले से पता था कि अगर उसे चोट लगी तो उसका स्पेस धीरे धीरे उसके शरीर को ठीक कर देगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये काम करेगा। पहले तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ समय तक ये दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही मुझे ये दर्द नहीं सहना पड़ेगा। स्पेस का यह ऑपरेशन न सिर्फ उसे ठंड में जल्दी दलने में मदद करता है, बल्कि इस तरह उसके शरीर को भी मजबूत बनाता है। वह खुश कैसे न हो। अंधेरा होते देख वह छत पर और नहीं रुकी और नीचे की ओर मुड़ी। कॉरिडोर में उसने कल के बचे हुए खून के धब्बे और उस आदमी की बॉडी देखी और वह चिपकी रह गई। इसी समय उसके सामने वाला दरवाजा खुला। यांग लियू बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन किम जिंग को देखकर वह इतनी डर गई कि वह वापस कमरे में चली गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। किम जिंग के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। दरवाजे पर फैली गंदगी देखकर उसकी आंखों में नाराजगी झलक आई। वह अंदर गई और ली जुएफे को देखा। कल तुम्हारे साथ आए 4 लोग कहाँ रहते हैं? ली जुएफे की हालत खराब थी, लेकिन किम जिंग का सवाल सुनने के बाद उसने अपना सिर उठाया जैसे उसने कोई निर्देश सुन लिया हो, और किम जिंग के सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। वे चारों हमारी बिल्डिंग से हैं और वे कुछ समय से साथ काम कर रहे थे, इसलिए वे एक दूसरे की जानकारी से काफी परिचित थे। रिपोर्टिंग के बाद ली जुएफे फिर से सो गए। किम जिंग ने मुड़कर घर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कल भागे हुए 4 लोग फिर से 2-8 मंजिल पर लौट आए। वे डरे हुए, सावधान और पीले दिख रहे थे। जब वे कल घर वापस भागे तो 2-8 मंजिल पर मौजूद महिला ने उनका पीछा नहीं किया, इसलिए उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। एक और रात के बाद दूसरी पार्टी ने कोई परेशानी नहीं की, इसलिए आखिरकार उनका मन शांत हो गया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज दूसरी पार्टी उनके पास आएगी। उन्होंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वह आदमी उन्हें चाकू मार देगा। उन्हें बस घर में छिपना था और बाहर नहीं जाना था, लेकिन किसे पता था कि सामने वाला सीधे दरवाजे पर लात मारेगा। एक लात से दरवाजा इतना हिल गया कि पूरा घर हिल गया। मुझे डर है कि कुछ और लातों के बाद उनका दरवाजा टिक नहीं पाएगा। उन्हें पता था कि वे भाग नहीं सकते और जिनके परिवार थे वे उन्हें फंसाने से डरते थे, इसलिए उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर आना पड़ा। उन्हें लगा कि वे मर चुके हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनसे बस ऊपर जाने को कहा। फिर उन्हें पता चला कि मरे हुए आदमी और टूटे हाथ वाले आदमी को छोड़कर कल वाले बाकी सभी लोग आ गए थे। छोटी बच्ची, तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। उसका दिल गले में आ गया था। बाकी लोग भी किम जिंग को देखकर बेचैन हो गए। उस जवान आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुंदर प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तो बस खाना मांगा था, लेकिन तुमने मुझे चाकू मार दिया। क्या ये काफी नहीं है? दूसरों ने भी यही सोचा, लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। दोनों औरतों में से छोटी और सुंदर औरत ने अपने लंबे लहराते बाल उठाए जो पहले से ही मिट्टी से सने हुए थे और किम जिंग को आंख मारते हुए कहा, छोटी बहन तुम मुझे अपने साथ खेलने क्यों नहीं देती? प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने उसे नफरत से देखा, लेकिन जवान आदमी की आंखें चमक उठी जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और वह मुस्कुराया जो उसे एक खूबसूरत मुस्कान लगी। सुंदर प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। बोलते हुए उसने किम जिंग की तरफ भी एक प्यारी सी नजर डाली। उसका चेहरा काफी सुंदर था। अगर वह कर सकता। किम जिंग काम उठी। क्या दूसरी पार्टी को पता था कि वह अब कितना लापरवाह हो गया है? क्या वह जानबूझकर उसे घिनौना महसूस कराने की कोशिश कर रहा था? इससे पहले कि किम जिंग कुछ बोल पाती, उस लहराती औरत ने 2 कदम आगे बढ़कर अपने कपड़े खोले। बहन, वे बदबूदार आदमी हम औरतों जितने समझदार और नर्म नहीं है। किम जिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो। एक अनरोमांटिक छोटी लड़की। औरत मन ही मन बुदबुदाई, लेकिन चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। वह प्यार से मुस्कुराए और अपने कपड़े ऊपर खींच लिए। ये देखकर उस आदमी को लगा कि उसे मौका मिल गया है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सुंदर लड़की, मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे खुश करना है। मुझे अपनी सेवा के लिए अपने पास छोड़ दो और मैं पक्का करूंगा कि तुम देखभाल करो और आराम से रहो। ये कहते हुए वह पास गया और किम जिंग के कपड़े खींचने की कोशिश की, लेकिन किम जिंग ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया।
किंजिंग की आंखों में ठंडी चमक आ गई। मुझे गिन मत दिलाओ। लहराती हुई महिला चौंक गई, फिर उसने राहत की सांस ली। अचानक उसे एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी उसके साथ काफी विनम्र थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर ये लात उस पर पड़ी तो मेरा क्या होगा। वह आदमी भी चौंक गया, पीछे हट गया और कुछ नहीं बोला। किंजिंग ने उनकी तरफ देखा, अपने घर के गंदे दरवाजे की तरफ इशारा किया और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम लोगों ने ये गड़बड़ कर दी है, उसे मेरे लिए हटा दो और खून साफ कर दो। अगर तुम यह अच्छे से नहीं कर सकते। जब किंजिंग ने ये कहा तो उसकी आंखें ठंडी हो गई। कई लोग डर गए और जल्दी से बोले, चिंता मत करो, हम इसे साफ करने में आपकी मदद करेंगे और गारंटी देते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। किंजिंग ने सिर हिलाया और फिर एक और बूढ़ी औरत ने हिचकिचाते हुए पूछा, छोटी लड़की, एक और आदमी है, क्या उसे इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि हम सब ने मिलकर ये किया है, इसलिए हमें मिलकर इसे साफ करना चाहिए। जो मर गया वह तो ठीक था, लेकिन दूसरा तो जिंदा था, तो उसने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हालांकि महिला ने ध्यान से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा असंतुलन था। दूसरों के मन में भी यही शक था, लेकिन वे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह औरत दुखी और पागल न हो जाए। किंजिंग ने उसकी तरफ मतलब भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, बेशक उसे मेरा इस्तेमाल करना है। क्यों, तुम्हें उससे जलन हो रही है? मैं तुम्हें बदले में 2 दे दूं तो कैसा रहेगा? उसकी आंखों को देखकर औरत को लगभग पता चल गया था कि उस आदमी का अंत शायद अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जब मैं कल भागा था तो मैंने उसे नहीं देखा था। ये हो सकता है औरत के मन में पहले से ही कुछ गलत अंदाजा था। किंजिंग को अभी भी उसे देखते हुए देखकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, किंजिंग ने सिर हिलाया, फिर अपने कमरे में चली गई। कई लोग तुरंत मान गए, लेकिन किंजिंग के कमरे में आने के बाद उनके चेहरे उतर गए। खून से सना और गंदा दरवाजा देखकर उन्हें परेशानी होने लगी। उस आदमी की लाश को संभालना आसान था, बस उसे नीचे फेंक दो, लेकिन वे खून के धब्बों का क्या करें? आखिर आजकल पानी के साधन कम है और वे इसे धोने के लिए घर के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वे इससे नहीं निपटते हैं तो वे किंजिंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वे बात न मानने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। क्या हम उसे ऐसे ही हमें मारने देंगे? उस जवान आदमी ने गुस्से से कहा। ये सुनकर लहराते बालों वाली औरत तुरंत उससे दूर हो गई। क्या तुम मरना नहीं चाहते? अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वह आदमी भी चुप हो गया और हैरानी और शक से किंजिंग के घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों आदमियों ने देखा कि किंजिंग के घर में कोई हलचल नहीं है और आखिरकार उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी। लंबे लहराते बालों वाली औरत ने उसे तिरछी नजर से देखा। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि वह कितनी गुस्सैल है? वह एक लात से दरवाजा भी नहीं खोल सकती। अगर उसने सच में दरवाजा लात से खोल दिया तो हम और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। जब तक हम उससे बचकर इस कम्युनिटी को नहीं छोड़ते, इस कम्युनिटी से निकलने के बाद हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं होगी। हमारे पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। महिला ने जो कहा वह सच था और किसी और ने उसका खंडन नहीं किया और वे सब चुप रहे। लंबे लहराते बालों वाली महिला समय समय पर चमकती आंखों से किंजिंग के दरवाजे की ओर देख रही थी। उसने अभी तक अपना पिछला आइडिया नहीं छोड़ा है। अगर वह दूसरी पार्टी को फॉलो कर पाती तो उसे अब उस सिचुएशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती जिसका वह सामना कर रही है। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी इतनी गुस्सैल है कि अगर वह भविष्य में उसकी रक्षा कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे जीतना आसान नहीं लगता, इसलिए कार्रवाई करना आसान नहीं है। किंजिंग को नहीं पता था कि उसे एक महिला ने निशाना बनाया है। घर लौटने के बाद वह सीधे बाथरूम गई, गर्म पानी से नहाया और अपने शरीर से बची हुई ठंड को पूरी तरह से निकालने के लिए कुछ चीनी दवाई ली। ये सब करने के बाद वह अंदर गई और अपना डिनर निकाला। जहां तक बाहर की स्थिति का सवाल है, उसे कोई जानकारी नहीं है, उसे बस समय आने पर परिणाम देखने हैं। खाना खाते और टीवी देखते हुए समय बहुत तेजी से बीत गया और जल्द ही शाम के करीब 1 बज गए। ये देखकर कि समय लगभग खत्म हो गया है, किंजिंग ने बर्तन साफ किए और दरवाजा खोलने चली गई। हाँ, दरवाजे पर लगे निशान उन्होंने साफ कर दिए थे। जब लोगों की जान को खतरा होता है तो वे अनगिनत तरीके निकाल लेते हैं। जब तक वे मरना नहीं चाहते, वे हमेशा इसे साफ करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इतना ही नहीं, आज जब वह छत पर गई तो इन लोगों ने छत से गिरी बर्फ को हटाने में उसकी मदद की। किंजिंग नतीजे से बहुत खुश था। इस समय ये लोग अभी भी कोने में आज्ञाकारी रूप से खड़े थे। भले ही उन्होंने दरवाजे के बाहर की जगह साफ कर दी थी, फिर भी वे वहां से नहीं गए। इसके बजाय वह दरवाजे पर इंतजार करने लगा और किंजिंग के बोलने का इंतजार करने लगा। नहीं तो अगर किंजिंग ने कुछ नहीं कहा और वे बस चले गए तो उन्हें नहीं पता था कि किंजिंग के पास कोई और इंस्ट्रक्शन है या नहीं। न सिर्फ उन्हें वह वापस बुला लेगी, बल्कि वे दुखी भी होंगे और उसका गुस्सा भी सहना पड़ेगा। वे ऐसा क्यों करेंगे? बहुत अच्छा, ये साफ हो गया है, अब आप वापस जा सकते हैं। किंजिंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे जा सकते हैं। ये सुनकर उन चारों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया। तो वे सब एक पल के लिए हैरान होकर खड़े रहे। किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस किंजिंग को घूरते रहे। किंजिंग को उनके रिएक्शन की परवाह नहीं थी। उन्हें ये बताने के बाद कि वे जा सकते हैं, वह घर वापस चली गई। दरवाजा एक पल में बंद हो गया। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्हें लगा कि दूसरी पार्टी ने जो कहा वह सच है और वे जा सकते हैं। तो बिना कुछ कहे वे मुड़े और खुशी खुशी कदमों से नीचे की ओर भागे, जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। जहां तक लंबे लहराते बालों वाली महिला की बात है, तो जाने से पहले उसने किंजिंग के घर की तरफ देखा। उसकी आंखें झपकती रही, मानो वह किसी रिश्ते के बारे में सोच रहा हो। वह आदमी जो किंजिंग को भी बहकाना चाहता था, उसके ठीक बगल में था। उसका एक्सप्रेशन देखकर उसने मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई आइडिया मत लो। 8 मंजिल पर जो औरत है वह साफ तौर पर दिमागी तौर पर बीमार है। तुम उसे नहीं पा सकते। लहराते बालों वाली औरत ने उसकी तरफ देखा और घमंड से कहा, तुम ये नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम काबिल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ये नहीं कर सकती। वह आदमी बेरहमी से हंसा। तुम इसमें अच्छे हो, लेकिन तुमने उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा? औरत दुखी लग रही थी और कुछ नहीं बोली। उसने अपने बगल में खड़े आदमी को घूरा और कहा, इस सब का तुमसे क्या लेना देना है? मुझे पता है कि हम दोनों ने साथ में ये सब झेला है, इसलिए मैं बस आपको प्यार से याद दिला रही हूँ। क्योंकि किंजिंग ने हमें जाने दिया है, इसलिए हमें अब से उससे दूर रहना चाहिए और उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। नहीं तो ये कहना मुश्किल है कि मैं अगली बार उससे बच पाऊंगा या नहीं। किंजिंग पर नजर रखने के बजाय क्यों न किसी और ताकतवर आदमी पर भरोसा किया जाए। बोलते समय उसकी आंखें उस औरत के पूरे शरीर को देखती रहीं। मुझे कहना होगा कि दूसरा व्यक्ति बहुत बुरा दिख रहा था। उसे बदबू आ रही थी और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत समय से उनकी देखभाल नहीं की गई हो।
लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका चेहरा बहुत अच्छा है और वह बहुत खूबसूरत है, और दूसरे व्यक्ति का फिगर बहुत अच्छा है। लहराते बालों वाली औरत को उसकी नजर देखकर घिन आई। उसने पहले उसे घूरा, फिर उस पर हंसी। जिस मजबूत आदमी की तुम बात कर रहे हो, क्या वह तुम हो? अरे, तुम शायद मुझसे कमजोर हो और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तुम मुझे बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम घुटनों के बल झुककर रहम की भीख मांगो? महिला के लहजे में साफ तौर पर व्यंग्य था। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। काफी देर बाद उसने कहा, बेशक, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ और जानता हूँ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम किसी और को चुन सकते हो। उस आदमी की आंखें चमक उठी और उसकी आंखों में एक हिसाब किताब कौन था। हम दोनों मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? तुम्हारे साथ कौन सहयोग करेगा? तुम बुरे व्यक्ति लगते हो। लहराती हुई महिला ने दूसरे व्यक्ति को देखकर मुंह बनाया और जल्दी से नीचे चली गई। उस आदमी ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ और फिर उसके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 25 मंजिल पर 3 हुआन भाई रहते हैं। पहले तो घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, लेकिन अब कमरे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो हुआन दा को गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी ही लीडर है। पहले वाले लोग कैसे थे? हुआन दा ने पूछा, और वह उन लोगों के बारे में पूछ रहा था जो कल किन जिंगयू के घर खाना मांगने आए थे। उनका सवाल सुनकर एक छोटा काला आदमी बाहर आया और हुआन दा को इज्जत से जवाब दिया। वह किन जिंगयू सच में उतनी ही पागल है जितनी पहले अफवाहें थी। वे लोग सिर्फ खाना चाहते थे और कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब किन जिंगयू बाहर आई तो उसने बिना कुछ कहे उन लोगों पर हमला कर दिया। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, 4 घायल हो गए और 1 लापता है। मुझे लगता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। उसका जवाब सुनकर कमरे में बाकी सब लोग चुप हो गए। इन दिनों में हालांकि उन्होंने हर तरह के बुरे काम किए हैं और कई परिवारों को लूटा है, फिर भी उन्होंने लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया है। लेकिन वे भी सिर्फ असहमति के कारण लोगों को हैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह किन जिंगयू सच में बहुत पागल है। सबसे जरूरी बात यह है कि विरोधी बहुत ताकतवर है। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू है और उससे निपटना बहुत मुश्किल है। परिवार के दूसरे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा किचन नाइफ, फ्रूट नाइफ या ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा माशे नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी शुरू से ही बिगड़ेल थी? हुआन परिवार के तीनों भाई चुप थे। हुआन दा ने दूसरों से कहा, किन जिंगयू से निपटना आसान नहीं है। चलो उसे अभी के लिए अलग रखते हैं। चलो पहले दूसरे परिवारों से खाना इकट्ठा करते हैं। ये हमारे लिए कुछ समय के लिए खाने के लिए काफी होगा। उससे निपटने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बॉस, किन जिंगयू का परिवार सच में बहुत अमीर है। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? इस समय एक व्यक्ति ने बगल से कहा, और यह व्यक्ति लिन चुवान था जो पहले इमारत से गिर गया था। वह मरा नहीं और हुआन सान और उसके भाई अपनी नाराजगी भूलकर उनके कैंप में शामिल हो गए। अब उनकी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम में उन्हें मिलिट्री जैसी मौजूदगी वाला कहा जा सकता है। उन्होंने ही हुआन सान भाइयों को गाइड किया था और बिल्डिंग में दूसरे यूजर्स पर हमला करने के लिए पर्दे के पीछे से उनका साथ दिया था। शुरुआत में वे 4 थे और अब छोटी सी फोर्स धीरे धीरे बढ़कर 10 से ज्यादा लोगों की हो गई है और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो लोग उनके पीछे चलने को तैयार थे उन्हें उन्होंने अपना लिया और जो लोग उनके पीछे चलने को तैयार नहीं थे उनके घरों को लूट लिया। जहां तक खतरनाक लोगों की बात है तो इस महीने में पहले ही 3 लोगों को अपाहिज बना चुके हैं। उसे लगा कि उसे किन जिंगयू से बदला लेना चाहिए। वह हमेशा उस दिन जो हुआ उसे ध्यान में रखता था और बदला लेने के बारे में सोचता था। जब वह पहली बार हुआन सैन और उनकी टीम में शामिल हुए तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और बहुत बुरी बातें सुनने को मिली, लेकिन यह सब इसके लायक है। भाई हुआन सान की लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, नहीं तो वह इतने कम समय में इतने सारे लोगों को नहीं हरा पाता। अब जब उनकी ताकत और बढ़ जाएगी तो वे हुआन सान और दूसरों को किन जिंगयू से निपटने के लिए मना सकते हैं। किन जिंगयू के साथ अपनी पसंद नाराजगी को एक तरफ रखते हुए उसे यकीन था कि किन जिंगयू के परिवार के पास बहुत सारा सामान है। जब तक वे उसे काबू में कर सकते हैं और उसके घर को लूट सकते हैं तब तक उन्हें खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि किन डरावनी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं और 2 मुठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। वह उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक वह उसके हाथों में रहेगी उसे इस इंसान से निपटना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन परिवार के तीनों भाई इतने डरपोक होंगे। वे दूसरे लोगों से नहीं डरते थे, लेकिन किन जिंगयू की बात सुनकर वे हिचकिचा गए। कल उसने उसे लगभग मना ही लिया था, लेकिन इससे निपटने में वह फिर से हिचकिचाया। तभी किन जिंगयू के घर के दरवाजे पर कुछ लोग हंगामा करने लगे, इसलिए उसने इंतजार करने और यह देखने का फैसला किया कि हालात क्या है और कोई एक्शन लेने से पहले नतीजा क्या होगा। और अब जब उन्होंने सुना कि किन जिंगयू इतना गुस्सैल है तो इसमें कोई शक नहीं था कि दूसरी पार्टी फिर से पीछे हट जाएगी। लिन चुवान कुछ हद तक अनिश्चित था। हुआन सान ने दूसरी पार्टी की तरफ देखा, उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। वह दूसरी पार्टी से झगड़ा करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह खोलता उसके भाई ने उसे रोक दिया और लिन चुवान से कहा, भाई लिन, ऐसा नहीं है कि मैं किन जिंगयू के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। उसके घर पर बहुत सारा सामान है, बस इसी आधार पर मैं उसे जाने नहीं दे सकता। लेकिन इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। हमारे पास कोई ताकतवर हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक बड़ा चाकू है। अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो किन जिंगयू से निपटने के लिए हमें लंबे समय का नजरिया रखना होगा। अभी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं। मेरी राय में हमें बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में दूसरे लोगों पर हमला करते रहना चाहिए और पहले अपनी टीम को बढ़ाना चाहिए। जब हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो किन जिंगयू के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में क्या ख्याल है? लिन चुवान थोड़ा नाखुश था, लेकिन वह ये भी जानता था कि दूसरी पार्टी की बात में कुछ तो बात है। इसके अलावा उनकी फोर्स का अभी का लीडर हुआन दा ही था। उनके साथ ज्यादा सख्त होना अच्छा नहीं है। तो उसने बेमन से सिर हिलाया। हुआन दा तब मुस्कुराए। लिन चुवान की बात मानने से संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उसके छोटे भाई की पहले दूसरी पार्टी से लड़ाई हुई थी। अगर उसे दूसरी पार्टी स्मार्ट नहीं लगती तो वह उसे अपने साथ नहीं रहने देता। दूसरी पार्टी अब भी उनके लिए उपयोगी है, इसलिए उन्हें उसे खुश करने की जरूरत है। लेकिन किन जिंगयू ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और उसे याद रखना था कि उसके साथ कैसे डील करना है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जब उनके पास इतना सारा खाना था तो वह दूसरे पक्ष को कैसे जाने दे सकता था। इसके अलावा बिल्डिंग में ऐसे बुरे इंसान का होना भी उनके लिए खतरनाक है।